एक मिनट। हाँ, अब लाइव हो चुका है। ओके, हाँ प्लीज मैम, अब स्टार्ट करें। ठीक है। गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूँ दीक्षा स्मृति और आज शाम मैं आपकी होस्ट हूँ। मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर इन टेस्ट हूँ बाय प्रोफेशन और मुझे 8 साल से ज्यादा वर्क एक्सपीरियंस है। मैं इनकोरा में काम करती हूँ और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि हार्ट है। अगर हम एक उदाहरण के तौर पे समझें तो जैसे इंडिया के हर घरों में जो हाउसवाइफ्स हैं वो उनके घर की हार्ट हैं, जिनके होने से परिवार में संतुलन बना रहता है। बिल्कुल उसी तरह से हार्ट हमारे बॉडी का एक इतना अहम हिस्सा है, जो कि अगर स्वस्थ है तो हमारे शरीर में उसी प्रकार से संतुलन बना रहता है और जो हमें हेल्प करता है कि हम अपने रोजमर्रा के कामों को बहुत ही इफिशिएंटली कर सकें। तो उसी टॉपिक पे बात करने के लिए मैं इनवाइट करना चाह रही हूँ मिस्टर नीरज वाधवा सर को, जिनके नॉलेज से हम सारे लोगों के लाइफ में काफी एक इम्पोर्टेंट इफेक्ट आया है। मैं उनसे काफी इंस्पायर्ड हूँ, जो कि एक नेचुरोपैथ है और जिनको काफी लंबा एक्सपीरियंस है इस फील्ड का। नीरज सर दिल्ली में रहते हैं और वो डेली करोड़ों लोगों के लाइफ में एक चेंज लाते हैं अपने नॉलेज के बेसिस पे, अपने नॉलेज की वजह से। और आज मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि आप सबके भी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है और वो चेंज अच्छे के लिए है। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम बहुत ही वार्म वेलकम करना चाहेंगे मिस्टर नीरज वाधवा का। प्लीज हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मिस्टर नीरज वाधवा सर। बहुत 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 धन्यवाद मैम। दीक्षा मैम, बहुत अच्छी इंट्रोडक्शन थी, दोनों आपकी भी और मेरी भी। थैंक यू मेरी सर। इतनी बढ़िया इंट्रोडक्शन बड़े टाइम बाद दिया है, झा सर के बाद किसी ने। आप डिजर्व ठीक है, करते हैं सर, बहुत ठीक डिजर्व है, करते ठीक है। बहुत धन्यवाद। तो जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं बता दूं, मैं दिल्ली में बेस्ड हूँ और मैं एक नेचुरोपैथ हूँ। और मैंने जो है अपना एक लंबा समय अपने जीवन का आईटी इंडस्ट्री में बिताया है। और मैंने अपनी ग्रेजुएशन जो है वो आईटी में ही करी है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग आईटी में, कंप्यूटर साइंस में। और मेरे जीवन में कुछ घटा सेहत को लेकर, जिसकी वजह से मैं 2 साल बहुत परेशान रहा और मुझे बड़ी दूर दूर तक, बहुत घूम घूम के भी बहुत ज्यादा मदद नहीं मिली उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। और प्रॉब्लम भी हार्ट रिलेटेड थी। मेरी प्रॉब्लम का नाम था वेंट्रिकुलर अरिथमिया। और फिर मुझे लगा कि मुझे ना थोड़े अपने ऊपर कुछ काम करना पड़ेगा बनस्पत के, मैं किसी से मदद लूं। और मैंने कुछ अपने जीवन में कुछ पढ़ाई करी, कुछ समझा, चीज़ों को समझा, और मैं अपना पहला पेशेंट मैं खुद ही था। और फिर मुझे लगा कि ये जो है नेचुरोपैथी, ये एक ऐसा काम है जो मेरे बहुत इंटरेस्ट का है और मैं करना भी चाहूंगा इसको लंबे समय तक। और मैंने आईटी का फील्ड छोड़कर हेल्थ और न्यूट्रिशन के फील्ड में कदम रखा। अब मैं एक सर्टिफाइड नेचुरोपैथ हूँ, एक हेल्थ कोच हूँ। मैं सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या खाना है, मैं ये भी बताता हूँ कैसे खाना है। और उसको खाने के पीछे जो सबसे बड़ा ब्लॉकेज होता है चीज़ों को खाने के पीछे, वो लोगों की खुद की हैबिट्स होती हैं, और उसके लिए कोचिंग की रिक्वायरमेंट होती है। और करीब 10 साल पहले मैंने इस फील्ड में कदम रखा है। और तब से आज तक मैं हर साल ग्रो किया हूँ। मैंने कुछ ना कुछ सीखा है, अपने से सीखा है, लोगों से। सबसे ज्यादा तो वो बोलते हैं ना, किताब से पढ़ के उतना नहीं आता जितना लोगों के साथ काम करके आता। और जो आज का जो टॉपिक है वो मेरे पर्सनल लाइफ से भी एसोसिएटेड है। वो मैं इसलिए मैं शेयर भी करना चाहूंगा कि क्या हुआ मेरे साथ। मैं जब 44 साल का था, 44, तो मुझे एक प्रॉब्लम हुई, वेंट्रिकुलर एरिथमिया। वेंट्रिकुलर एरिथमिया में क्या होता है, हार्ट बीट जो है वो उसको बिल्कुल एकदम साधारण भाषा में समझाऊं तो हार्ट बीट बीच बीच में रुक जाती है। हार्ट ऐसे चल रहा है और कुछ सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए रुक जाता है, फिर चलना शुरू करता है, फिर रुक जाता है। और
इस प्रॉब्लम को ना फिर फील किया जा सकता है। मैं मतलब बैठे बैठे अचानक ऐसे ऐसे फील कर सकता था, और करीब 2 साल तक मैंने इसका ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन कुछ बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ। मैं 1 से 2 से 3 गोलियों तक चला गया वन टाइम, 2-3 गोलियां सुबह, 2-3 गोलियां शाम को, लेकिन उसके बावजूद भी 2 साल उसमें कुछ फर्क नहीं आया। तो मैंने नोटिस किया कि एक एक बहुत बड़ी गलती जो मैं कर रहा था, और बहुत सारे लोग वो गलती करते हैं, कि हम सोचते हैं कि हमारे शरीर में जो प्रॉब्लम आई है ना, उसको किसी दवा से हल कर लेंगे। अब दवा उसको बिल्कुल हल कर सकती है, ऐसा नहीं है कि दवा नहीं हल कर सकती, लेकिन अगर दवा बहुत, मोस्टली जो दवा होती है जब हम बहुत लंबे समय तक खाते हैं, तो सब जानते हैं कि जब भी कोई दवा लंबे समय तक खाई जाती है तो कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स करती है। तो बाकियों की तरह, बस लोगों की तरह भी ना, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था एक्सेप्ट कि मैं एलोपैथी की दवा खाऊं और इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करूं। और क्या चीज इग्नोर हो रही थी, कि एलोपैथी की दवा के साथ जो इग्नोर हो रहा था वो हो रहा था न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन बिल्कुल इग्नोर हो रहा। तो कुछ टाइम बाद मैंने रियलाइज किया कि जब मैंने अपने टेस्ट करवाए, तो मैंने नोटिस किया मेरा विटामिन डी लेवल्स लो थे बड़े टाइम से, मेरा हेमोग्लोबिन लो था, मेरा विटामिन बी 12 बहुत लो था, ओमेगा 3 बहुत लो था। और ये एस्पेक्ट को ना मैं देख रहा था ना कोई और देख रहा था। तो जब इन चीजों को मैंने हैंडल किया, तो मेरी तबीयत में काफी सुधार आया, और मैं इस प्रॉब्लम से फिर डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस करके मैं इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकता। अब मैं तो निकल गया, लेकिन बहुत सारे मेरे जीवन में आगे मुझे लोग मिले जो जिनके पास भी ये विकल्प नहीं थे, और तब से मैंने टेक ऑन किया। मैं लोगों को इस फील्ड में, इस एरिया में सिखाऊंगा कि आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलने। तो आज का वेबिनार इस बारे में। तो मेरा क्वेश्चन है सबसे पहले, कि मैं चाहूंगा चैट बॉक्स में आप लिखें कि हार्ट से रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉब्लम आपने सुनी है या फेस करी है आपके जीवन में, या आपने किसी और के जीवन में देखा हो। कौन कौन सी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आपने फेस करी है, चैट बॉक्स में लिखो। मैं देखता हूँ लोग क्या लिखते हैं। ओके, किसने लिखा ब्लॉकेज, हार्ट अटैक, ट्राइग्लिसराइड 439, फिर से हार्ट ब्लॉकेज आया। दीक्षा जी ने लिखा होल इन द हार्ट। और कुछ और लोग लिखो, कार्डियक अरेस्ट, एंजाइना पेन है मुझे। ओके जी, आई गॉट इट। एब्डोमिनल रोटा ब्लॉकेज, मैं नोट करता हूँ। लेट्स सी लोग क्या क्या बोलते हैं। सो वी हैव ब्लॉकेज, मोस्टली हार्ट अटैक, सीने में दर्द, किसी ने बोला, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर। ओके, कार्डियक अरेस्ट वही हो गया। ट्राइग्लिसराइड, ठीक है, वेरी गुड। तो हम काफी सारा डेटा मिल गया। तो अब क्वेश्चन ये है, ये जो सारी प्रॉब्लम्स आपने लिखी है, कोलेस्ट्रॉल, ओके, मैं भी कुछ लिखूंगा। जैसे अरिदमियाज होती हैं, बहुत कम लोग अरिदमिया लिखते हैं। मोस्टली हम जो है ना, हार्ट अटैक, हम कौन कौन सी प्रॉब्लम सबसे ज्यादा फेस करते हैं? ब्लॉकेज फेस करते हैं, कोलेस्ट्रॉल फेस करते हैं, कुछ लोग अरिदमिया फेस करते हैं। अरिदमिया मतलब या तो हार्ट रुक रुक के चलेगा, या हार्ट बहुत तेज चलेगा, या हार्ट बहुत धीरे चलेगा। ये भी प्रॉब्लम्स आती है। हार्ट स्लो चलेगी, किसी ने हार्ट स्लो चलने की प्रॉब्लम सुनी है? स्किप्ड हार्ट बीट जो है वो अरिदमिया में ही आती है। किसी ने हार्ट स्लो चलने की प्रॉब्लम सोची कि हार्ट बीट 38, 35, 40 इस रेंज में हो गई, या हार्ट बीट हमेशा ही बढ़ी रहती है, या हार्ट बीट कभी कभी 140 चली जाती है फिर नीचे आ जाती है, फिर डॉक्टरी मदद भी लेनी पड़ती है। ये भी एक प्रॉब्लम है। फिर कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल सर की अभी हम प्रॉब्लम लोग हो जाती कोविड में तो देखे थे नीरज सर, अभी है। कोविड का जो एक्सपीरियंस किए थे तो उसमें तो बहुत ज्यादा अनइवन हार्ट बीट का हम लोगों ने फेस किया था, मतलब नहीं। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जो भी प्रॉब्लम्स आपने लिखी हैं, इसका रीजन क्या है? कारण, कोई कारण लिख सकता है? किसी को अगर ब्लॉकेज होती है तो ब्लॉकेज ही देखते हैं, चलो। ब्लॉकेज अगर होती है किसी इंसान को, तो ब्लॉकेज का कारण क्या है? कारण लिखो चैट बॉक्स में।
ब्लॉकेज का कारण क्या है? देखते हैं क्या आता है जवाब। ब्लॉकेज का कारण क्या है? अच्छा प्रेमंजन जी, अनहेल्दी डाइट नहीं, अनहेल्दी डाइट में क्या? मेरे को वो बताओ ना, किस चीज को अनहेल्दी डाइट बोलोगे, कि क्या चीज अनहेल्दी है डाइट में जिसकी वजह से? स्मोकिंग, ओके। किसी ने लिखा स्मोकिंग है कारण, किसी ने लिखा कोलेस्ट्रॉल है कारण, किसी ने लिखा क्लॉटिंग है कारण, ओके। इन्होंने लिखा अनहेल्दी डाइट है कारण। अनहेल्दी डाइट में क्या, कुछ मेंशन करो ना। कि जितने लोग बैड लाइफस्टाइल, फास्ट फूड, हाई कोलेस्ट्रॉल फूड। चलो अब मैं आपको एक गुड न्यूज देता हूँ। गुड न्यूज ये है, नहीं गुड न्यूज तो नहीं है, खैर न्यूज ये है, किसी ने भी ना सही कारण नहीं लिखा, किसी ने भी। जितने भी जवाब आए हैं मैं जवाब बता देता हूँ क्या क्या है। स्मोकिंग है, कोलेस्ट्रॉल है, क्लॉटिंग है। देखिए, अगर स्मोकिंग में मान लेता हूँ स्मोकिंग कारण है, तो क्या जो लोग स्मोक करते हैं उनको हार्ट अटैक नहीं होता? या जो लोग स्मोक नहीं करते तो उनको क्या ब्लॉकेज नहीं होती? कितने लोग हैं जिन्होंने देखा है कि कोई इंसान स्मोक नहीं करता लेकिन ब्लॉकेज हो गई? किसी ने देखा है? यस या नो में बोले। क्या आपने देखा है? यस लिखें अगर आपने देखा है कि कोई इंसान स्मोक नहीं करता लेकिन ब्लॉकेज हो गई उसको, ओके। तो बड़े सारे ऐसे लोग होते हैं। मेरे पिताजी ने कभी अपनी जिंदगी में स्मोक नहीं किया, लेकिन जब मेरे पिताजी 55 साल के थे तो उनको ब्लॉकेज हो गई। 55 साल की उम्र में मेरे पिताजी को पहला स्टेंट लगा था, और 60 साल की उम्र में दूसरा स्टेंट लगा था। और 55 से लेकर 60 तक जब उनको दूसरा स्टेंट लगा था, तब तो वो खाना भी बहुत अच्छा खाते थे। मेरी मदर उनकी हर चीज का बहुत ध्यान रखती थी, उनकी मेडिकेशन का ध्यान रखती थी। और खाना बावजूद खाने के 55 और 60 के बीच में दोबारा से ब्लॉकेज हो गई और दूसरा स्टेंट डालना पड़ा। तो स्मोकिंग कारण हो सकता है लेकिन एकदम सही कारण नहीं। और ऐसा स्मोकिंग करने वाले को ब्लॉकेज हो सकती है, लेकिन स्मोकिंग नहीं करने वाले को भी ब्लॉकेज हो सकती है ना। दूसरा किसी ने बोला कोलेस्ट्रॉल, ओके। तो जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल होता है उन लोगों का को ब्लॉकेज हो जाती है, तो जिनको कोलेस्ट्रॉल नहीं होता क्या उनको ब्लॉकेज नहीं होती? आपको क्या लगता है? अभी झा सर की तरफ देखें, झा सर स्क्रीन पे बैठे हुए हैं। क्या झा सर का मैं ब्लड टेस्ट सुबह करवाऊंगा, झा सर की सुबह ब्लॉकेज चेक कराऊंगा तो इनकी ब्लॉकेज नहीं मिलेगी? झा सर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है? तभी तो रोटी छोड़ा है सर। तो क्वेश्चन ये है कि जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल के कारण होता है लेकिन कोलेस्ट्रॉल नहीं भी बढ़ा होता तो भी हो जाता है। तीसरा किसी ने बोला क्लॉटिंग, क्लॉटिंग से बिल्कुल होता है, लेकिन क्लॉटिंग क्यों होती? कि भाई अगर क्लॉटिंग, ये तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि ब्लड क्लॉटिंग हो रही है, इसकी वजह से चलो हम मान लेते हैं ब्लॉकेज हो रही है, लेकिन क्लॉटिंग क्यों हो रही है? तो जो जिस वजह से क्लॉटिंग हो रही है वो असली कारण है ना। तीसरा किसी ने लिखा अनहेल्दी डाइट। चलो अब लिखते हैं अनहेल्दी डाइट। सब मुझे बताओ अनहेल्दी डाइट क्या क्या होती है? किस चीज को अनहेल्दी डाइट बोलेंगे? गुलाब जामुन खाने को अनहेल्दी डाइट बोलेंगे? कुल्फी खाने को बिल्कुल अनहेल्दी सर। डाइट बोलेंगे? पराठा खाने को अनहेल्दी डाइट बोलेंगे? लिट्टी चोखा बिल्कुल। खाने को अनहेल्दी डाइट बोलेंगे? यस। लिट्टी चोखा, जैसे आप लिट्टी चोखा खाते हो, बिल्कुल, लेकिन अनहेल्दी डाइट है सर वो। अनहेल्दी बिल्कुल। डाइट है ना। तो मेरा क्वेश्चन है, मैं ये बार बार ये ना कुछ रीजन से ये बोल रहा हूँ। हम सबको पता है अनहेल्दी डाइट क्या होती है। कोई है जिसको नहीं पता अनहेल्दी डाइट क्या होती है? क्या होती है जिसको नहीं पता? जैसे ये जो है RRB रजनीकांत जी ने लिखा है शुगर और मैदा। इन्होंने लिखा है शुगर और मैदा अनहेल्दी डाइट होती है। तो क्या ये जानने के बावजूद भी कि शुगर और मैदा अनहेल्दी डाइट होती है, फास्ट फूड अनहेल्दी डाइट होती है, हाई कार्ब फूड्स, फिर जागवीर सिंह ने लिखा है हाई कार्ब फूड्स अनहेल्दी डाइट है, कौन है इस ग्रुप में जो ये चीजें नहीं खाता? क्या आप मैदा नहीं खाते, आप चीनी नहीं खाते, आप शुगर नहीं खाते, आप कचौड़ी नहीं खाते, आप समोसा नहीं खाते, आप मोमोज नहीं खाते? कुछ भी हो सकता है, कोई कुछ खाता हो, कोई कुछ खाता हो, सब खाते हैं सर। आप सबको पता है अनहेल्दी डाइट क्या है, और आप सब लोग कुछ ना कुछ खाते हैं ये जानने के बावजूद भी कि वो डाइट ब्लॉकेज कर देगी। मेरे पिताजी तो मोटे भी नहीं थे। 45 साल की मेरे पिताजी मोटे नहीं थे, ओवरवेट नहीं थे। 45 साल की उम्र में
वो डायबिटिक हो गए। 55 में उनको पहला हार्ट कार्डियक अरेस्ट आया जिसमें स्टेंट लगाना पड़ा। 60 में दूसरा आया, दूसरा स्टेंट लगाना पड़ा। और 45 से लेकर 60 तक उन्होंने कुछ भी गड़बड़ नहीं खाया, ना कचौड़ियां खाई, ना समोसे खाए। क्वेश्चन ये है कि ये सब कुछ जानने के बावजूद भी हम कर क्या रहे हैं? जब आरआरआर में कौन कौन गया था? आरआरआर में कौन कौन गया था? यस लिखो। जितने लोग आरआर में गए थे उन्होंने 3 दिन में 9 खाने खाए। क्या वो सारे खाने ब्लॉकेज करते हैं जो आरआरआर में खाए गए थे? वो तो फास्ट फूड नहीं थे। जहां सर आप आरआर में गए थे और किसी को पकड़ नहीं सकता ना, आप ही मुर्गे हो यहाँ पे। जहां सर आरआर में गए थे, हाँ आपने हाँ 9 गया बार था। खाना खाया 3 दिन में। बिल्कुल खाया सर। हर मील के बाद मीठा था। था। ब्रेकफास्ट में भी था, लंच में भी था, डिनर में भी था। तीनों मील में मीठा खाया। नहीं, तीनों में नहीं खाया था, एक में खाते थे। ठीक ठीक लगा लो जहाँ सर। मीठा नहीं खाया। तो प्रोटीन सब पता खाया। है ना सबको, फिर भी खाई जा रहे हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सब सब तो पता है। हार्ड ब्लॉक। किसी ने बोला नॉलेज, आज किसी ने नॉलेज के बारे में बात की, नॉलेज ऑफ नो यूज। मेरे साथ जितने मर्जी हम्म। सेमिनार कर लो, आपको जो चीजें पता है हार्ट ब्लॉकेज करती हैं वो तो आप खाते हो। जो चीजें आपको पता है कोलेस्ट्रॉल करती है वो तो सब आप खाते हो। आपके ऑफिस में मेहमान आता है, आप मट्ठी चाय बिस्किट रखते हो ना उसके सामने। हम्म। तो सब कुछ तो कर रहे हो। सेशन सुन के क्या करोगे जानने के बाद भी? मैं सिखा भी दूंगा तो मैं बताता हूँ अब आपको। मैंने क्यों बोला ये सब गलत है शुरू किया, मैं बताता हूँ क्या ब्लॉकेज करता है। रोटी बहुत ब्लॉकेज करती है। कितने लोगों को पता है? रोटी बोल रहा हूँ, घर की सादी रोटी जो आप घर पे खाते हैं। मैं पराठा भी नहीं बोल रहा। घर की रोटी ब्लॉकेज करती है। कोलेस्ट्रॉल घर की रोटी बढ़ा सकती है। स्मोक करने की तो जरूरत ही नहीं है। अनहेल्दी डाइट तो खाने की जरूरत ही नहीं है। घर की रोटी ही काफी है ब्लॉकेज करने के लिए। मेरे पिताजी ने तो 55 और 60 के बीच में घी लगी हुई रोटी ही नहीं खाई, सूखी रोटी खाई घर की, फिर भी दूसरा आ गया। अच्छा, फिर किसी ने बोला ट्राइग्लाइसराइड, बड़ी अच्छी बात बोली। किसी ने बोला ट्राइग्लाइसराइड कितना लिखा था आपने? ट्राइग्लाइसराइड लिखा था 400 समथिंग। ट्राइग्लाइसराइड करता है ब्लॉकेज। और ट्राइग्लाइसराइड किससे बढ़ता है? चलो कौन बताएगा चैट में। और थोड़ा थोड़ा खाने से बढ़ता है, मैं बताऊं। अगर आप सोचते हैं कि आप रेगुलर में आप घर का खाना खाते हैं, फिर कभी आप बाहर का खाना खा लेते हैं, फिर किसी दिन आप फास्ट फूड भी खा लेते हैं, फिर किसी दिन आप शादी का खाना खा लेते हैं, वो इनफ है ना ब्लॉकेज करने के लिए। उसके लिए कुछ स्पेशल थोड़ा खाना है कि कभी ऑफिस में गए, किसी के वहां चाय पी ली, वहां बिस्किट खा लिए, ब्रेड खा ली, कभी कभी मार्केट घूमने गए तो समोसा कचौड़ी भी खा ली। तो वो ये जो जीवन शैली है ये तो इनफ है ब्लॉकेज करने के लिए। जब आइए 20 साल की उम्र से लेकर अगर आप 45 साल की उम्र तक ये खाते रहेंगे तो कहीं भी 40 के बाद ब्लॉकेज होनी शुरू हो जाएगी। 55 तक फुल ब्लॉकेज आ जाती है घर का खाना खाने से। और घर पे मेहमान आएंगे तब मीठा बनेगा। अगर आपके घर में मेहमान आए हैं तब आप खिलाएंगे। किसी के ऑफिस में आप गए हैं, उसका बच्चा हो गया, वो डब्बा लेके आएगा, आप उठा के खा लेंगे। एक लड्डू खा लो। हल्दीराम का होगा तो 2 खा लेंगे। तो ये सब ये जो जीवन शैली है तो इनफ है ना कोई बीमारी करने के लिए हार्ट से रिलेटेड। कल जो है झासर और मैंने एक बच्चे को अटेंड किया। झासर कितने साल का था बच्चा? सर 24 25 साल का। 25 साल का बच्चा था। 130-135 किलो का होएगा। किडनी खराब हो गई। घर का खाना खाता था। उसको बेचारे को पता ही नहीं मैं इसमें से ट्रैप में से बाहर कैसे निकलूं। दोनों किडनियां खराब हो गई सडनली। कहता मैं दुकान पे बैठा हुआ था, बुखार फील हुआ, मैं डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर ने कुछ चेकअप किया, 2 4 3 5 6 दिन उसी का इलाज चलते रहा। फिर उन्होंने बड़े अस्पताल जाओ, बड़ा अस्पताल चला गया। उन्होंने चेक किया तो उन्होंने बोल दिया आपकी किडनी डाउन है, अब वो डायलिसिस पे। तो देर थोड़ा ना लगती है, बीमारी तो एकदम से आ जाती है। मेरी मेरी झासर ने उससे बात कराई। मैंने उसको बोला कि उसने बोला मैं जी दुकान पे बैठा हुआ था, अचानक ही मेरी तबीयत खराब हुई। मैंने उसको बोला तेरी तबीयत अचानक थोड़ा ना खराब हुई है, तू तो 15 साल से अपनी तबीयत खराब कर रहा है वहां बैठे हुए। तू 15 कितने साल से 130 किलो पे है, उतने जितने तू किलो का है उतने साल से तू तबीयत खराब करी जा रहा है अपनी।
अचानक तो ये तेरे को पता अब चला है कि मेरी तबीयत खराब हुई है, वो तो हो रही थी, ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहे थे, ब्लॉकेज हो रही थी, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था। बस ये क्योंकि यंग इतना था, 24-25 साल का था, उतना पता नहीं चलता। ये काम 50-55 साल के इंसान के साथ होता तो उसको फटाफट पता चल जाता मेरी तबीयत खराब हो रही। क्योंकि अब आ जाओ हार्ट पे वापस। देखो, हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो कि जब तकलीफ में होता है ना, तो सेकंड्स में आपको पता चलता है। लीवर के केस में नहीं पता चलता। अगर लीवर, हम अभी किसी पेशेंट से मिले, वो अपनी दुकान पे बैठे हुए थे, तो उन्होंने सोचा दुकान पे कि मैं ना एक ब्लड फुल बॉडी चेकअप करा लेता हूँ। ऐसे ही बस दिमाग में आया, किसी ने बोला कि फुल बॉडी चेकअप करा लेता हूँ। उन्होंने फुल बॉडी चेकअप जब करवाया तो उनका लीवर फेल है। मतलब उनको डॉक्टर ने बोल दिया आपका लीवर इस हद तक जा चुका है कि अब ट्रांसप्लांट करने की जरूरत, नौबत आ चुकी है। और उनको ये पता ही नहीं है बात। मतलब वो कह रहे हैं कि मुझे ये हजम ही नहीं हो रहा कि ये ब्लड रिपोर्ट मेरी है, क्योंकि मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो 80-90% लिवर फेल हो चुका है और उनको पता ही नहीं है। लेकिन ये हार्ट के साथ नहीं है। हार्ट तो 2%, 1% पे ऐसे आवाज देगा कि जान निकाल देगा। हार्ट तो आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते ना कि आपका हार्ट जो है 5%, 10% तो बहुत दूर की बात हो गई, वो तो आदमी को उड़ा के ले जाए। हार्ट तो 1%, 2% पे आवाज निकाल देगा। उसकी स्पीड कम हुई तो आप पकड़े जाओगे, उसकी स्पीड तेज हुई तो आप पकड़े जाओगे, वो रुकना शुरू हुआ तो आप इमीडिएटली बोल दोगे मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है, मेरे को तो एंग्जाइटी हो रही है बड़ी ज्यादा। तो अब कैसे हम जान सकते हैं? तो ये तो वही हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। और इसके लिए मेरा सिर्फ ये कहना है कि बाहर का खाना तो जरूर आपको डैमेज करेगा, फास्ट फूड जरूर आपको डैमेज करेगा, लेकिन अगर आप 3 टाइम अन्न खा रहे हैं, चावल रोटी पे आपका बहुत जोर है, सुबह आप पराठा खाते हो, उपमा उपमा दलिया खिचड़ी पोहा, इस प्रकार का खाना खाते हो, अन्न हर मील में खाई जा रहे हो, तो कुछ समय बाद चांसेस होते हैं आदमी का वो ब्लॉकेज हो सकती है, चांसेस बढ़ जाते हैं अगर अन्न हर मील में रहेगा। तो मैं हमेशा लोगों को एडवाइस करता हूँ कि आपको जो है ना, कुछ मील्स में अन्न रहित मील खाना है, जिसमें अन्न ना हो। जैसे हम नवरात्रि का व्रत रखते हैं तो हम अन्न नहीं खाते कुछ दिन तक ना, साल में 2 बार करते हैं। और वो दोनों बार साल में कब आता है? जब मौसम बदलना होता है, उससे पहले ही आता है। समझे? मौसम बदलता है और ये हम अपने आप को डिटॉक्स करते हैं बेसिकली अन्न छोड़कर। तो अन्न छोड़ना जो है डिटॉक्स का प्रोसेस होता है कुछ। ये एक अच्छा तरीका है कि आप 3 बार दिन में अन्न ना खाएं। और अगर खासकर आपकी उम्र 50 साल, वो थोड़ा उन लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनकी हैबिट्स जो है वो उनके अगेंस्ट आती है। मैं आज एक लेडी से मिला, लेडी से वो मेरे सामने खड़ी हुई थी कुछ काम से और ब्लड टेस्ट की बात कर रही थी। तो मैंने उनसे, काउंटर पे ही मैं कुछ काम से गया था उनसे पूछने, तो मैंने देखा ब्लड टेस्ट की बात कर रही है। मैंने उनसे पूछा क्या प्रॉब्लम है? बोला मैं ऐसी रेगुलर ब्लड टेस्ट कराती रहती हूँ, ये डायबिटीज है। तो मैंने कहा उसके लिए फिर क्या कर रहे हो? तो मैं जो हूँ मेरी एक इशू ये है। मैंने कहा मेडिकेशन के ऊपर और भी विकल्प है आपके पास, आप नेचुरोपैथी देख सकते हो। तो शायद आप वो तो नहीं हो जो चीजें खाने की छुड़वा देते हो। तो मैंने बोला क्यों, क्या प्रॉब्लम है? कहते हैं मैं छोड़ नहीं सकती। मैंने कहा छोड़, तो मैं समझ गया आप नहीं छोड़ सकते, लेकिन क्या नहीं छोड़ सकते? कहते मैं कुछ भी नहीं छोड़ सकता। आप मुझे कुछ भी छोड़ने को बोलोगे मैं छोड़ नहीं सकता। तो तो मैंने बोला आपको पता है ना कि आपके कौन कौन से चीजें आपकी ब्लड शुगर बढ़ा रही हैं? शी सेड हाँ मुझे पता है। तो लेकिन मैं छोड़ नहीं सकती, मैं छोड़ूंगी नहीं कुछ भी। तो उसको पता है कि मीठा खाने से मेरी ब्लड शुगर बढ़ती है, लेकिन वो मीठा नहीं छोड़ना चाहती। उसको पता है पराठा खाने से मेरी ब्लड शुगर बढ़ती है, लेकिन वो पराठा नहीं छोड़ना चाहती। तो लोगों जो, जब आपकी उम्र थोड़ी आगे की हो जाती है ना, तो बड़े सारे लोग, हैबिट बहुत सालों की बन गई होती है ना, कुछ लोग छोड़ना भी नहीं चाहते जान के बावजूद भी। तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया, क्या मुझे एक बात बताओ, अब गोली खाते हो? हाँ खाते हो। मैं तो अब क्या करते हो? रोज सुबह उठते हो, पहले ब्लड शुगर को भगाते हो ऊपर खाना खा के, 100, 150, 200, 250, 300। फिर आप गोली खाते हो, 300, 250, 200, 150, कहीं तक उसको नीचे लाते हो। फिर 2-3 घंटे के बाद आप फिर खाते हो, फिर ब्लड शुगर ऊपर भगाते हो। फिर आप गोली खाते हो, ब्लड शुगर को नीचे लाते हो। तो दिन भर में 3-4 बार आप यही करते हो, ब्लड शुगर ऊपर ले जाते हो, गोली से नीचे, ब्लड शुगर ऊपर ले जाते हो। तो मैंने कहा ये आप खुद सोच के देखो कि आप ही ब्लड शुगर को ऊपर ले जा रहे हो और फिर गोली खा के उसको नीचे ला रहे हो। तो ऐसे विकल्प मत धीरज ऊपर सर, ऊपर। सॉरी डिस्टर्ब किया बीच में। धीरज सर, अब 100 हो जी गया, अब अगर कोई लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो यूट्यूब पे ज्वाइन कर सकते हैं। एक अनाउंसमेंट कह दे आप, मतलब यहाँ हम्म। जूम पे जगह नहीं है प्लीज।
तो जब मैंने उनको ये क्वेश्चन किया ना कि भाई आप खुद ही ब्लड शुगर ऊपर ले जा रहे हो और फिर गोली खा रहे हो, तो आप सोचो ना शरीर की क्या हालत कर रहे हो। आप ऊपर ले जा रहे हो फिर गोली से नीचे ला रहे हो, ऊपर ले जा रहे हो फिर गोली। फिर उसका थोड़ा दिमाग जो है ना क्वेश्चन किया जब, तो ठनका उसका दिमाग के यार मैं कुछ तो गड़बड़ कर रही हूँ। अच्छा चलो आप ना छोड़ो कुछ, अब कुछ भी मत छोड़ो, कुछ चीजें जोड़ तो लोगे। टी-शर्ट हाँ मैं जोड़ लूंगी कुछ। तो मैंने कहा स्प्राउट्स खाया करो ना कभी कभी। टी-शर्ट हाँ मैं स्प्राउट्स खा लूंगी। तो मैंने बोला धनिया पुदीने लौकी की स्मूदी या जूस पिया करो कभी कभी, कि हाँ मैं वो भी पी लूंगी। तो ये भी एक तरीका था। अब इमेजिन करो एक्चुअली बातें दोनों ही सेम है। जो मैं पहले करने, आधा गिलास खाली या आधा गिलास भरा। मैंने बोला कुछ चीजें छोड़ दो तो मना कर दिया, मैंने बोला कुछ चीजें जोड़ लो तो हाँ बोल दी। तो ये हैबिट है हमारे लोगों को। बहुत सारे लोगों को हम बोलते हैं कि छोड़ दो, उनको पसंद ही नहीं आता कि हम कुछ, कि हमें छोड़ने को क्यों बोल रहे हैं। तो मैंने उनको यही बात बोली, मैंने कहा मैम देखो अगर आप जो है नहीं पहले मैं कोशिश कर रहा था कि छोड़ दें, नहीं कहना मानोगे तो इवेंचुअली तो वे जाके कहाँ रुकती है इंसानों की। आप देखो ना मैक्सिमम लोग जो अब अपने जीवन के अंत में आते हैं तो कहाँ पे मिलते हैं, कौन बताएगा। आजकल जब लोग अपने जीवन के अंत में आते हैं तो कहाँ पे मिलते हैं, सर। चैट में लिखो, इसने लिखा हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल हॉस्पिटल में। में मिलते हैं। हाँ हॉस्पिटल में आखिरी में फुल कोशिश। और हॉस्पिटल में बाय द वे वो क्यों जाते हैं पता है आपको, कौन बताएगा हॉस्पिटल में लोग क्यों जाते हैं जीवन के अंत में। उनके घर वाले लेके, अगर वो फैसला खुद नहीं कर सकते तो घर वाले लेके जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं, कि उनको और समय मिल सके, थोड़ा और समय, हाँ जितना हम और। उनकी जान बचा सके। तो सारी उम्र तो शरीर का कबाड़ा करते रहो और हार्ट की कबाड़ा करते रहो, ब्लॉकेजेस करते रहो, खा के सब पता होने के बावजूद भी आखिरी में हॉस्पिटल पहुंच जाओ हमारी जान बचा लो। फिर 12,000 का हेमोएम, 12,500 का तो खरीदो मत, और वहां जाके बोलो लो 10 लाख रुपए ले लो, बस किसी तरह घर भेज दो। तो बड़े सारे तरीके हैं स्वस्थ रहने के, और उसके लिए क्वेश्चन करना पड़ेगा कि हम क्या खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आपकी हैबिट्स उसके बीच में है। हार्ट ब्लॉकेज के को से बचने के लिए आपकी हैबिट्स आई, आपकी आदतें, आपकी क्रेविंग। क्रेविंग आएगी बीच में, क्रेविंग कोई छोटी बात थोड़ी ना होती है, क्रेविंग से तो जान निकल जाती है। दीक्षा मैम आप बताओ क्रेविंग के बारे में कुछ, जब क्रेविंग आती है और खाने का मन करता है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग अर्ज होता है। बहुत ही अ, स्ट्रॉन्ग अर्ज होता है ना। हाँ वो लगता है कि बस, पता होता है कि अनहेल्दी है, बट जब वो क्रेविंग आती है तो लगता है कि बस आज के बाद नहीं खाऊंगी, अभी तो बस खा लूं, आज के बाद हम्म पक्का नहीं खाऊंगी। हम्म। तो वो क्रेविंग बोल रही है, किसी को क्रेविंग पता ही नहीं है, वो पराठा ही खा रहा होता है, वो कहता है "मेरे यार पराठे के बिना एनर्जी नहीं मिलती"। आप वो क्रेविंग बोल रही है, कोई दूसरा बोल रहा है वो एनर्जी नहीं मिलती। या कोई बोलता है अच्छा मैं रोटी नहीं खाऊंगा तो कमजोरी नहीं फील हो जाएगी मुझे, कमजोरी कमजोरी आ जाएगी। तो कमजोरी, ये लाइन भी तो क्रेविंग ही है कि मुझे कमजोरी तो नहीं आ जाएगी, मेरे मेरे को एनर्जी, मेरे एनर्जी लेवल्स कम हो जाएंगे अगर मैंने रोटी छोड़ी तो। मेरे को बॉडी जो है, मैं काम कैसे लूंगा पूरा दिन, वो ये सब क्रेविंग है और कुछ नहीं है। और क्रेविंग के आगे ना बड़े बड़े झुक जाते हैं, बड़े बड़े। जब जो लोगों को क्रेविंग होती है ना उनसे पूछो क्रेविंग क्या चीज होती है, उस वक्त कुछ नहीं सूझता। उस वक्त जो है ना, मतलब अगर आपके हाथ में बड़ा वाला ओरियो का पैकेट है या कुछ भी हो सकता है, बड़ा वाला चिप्स का पैकेट है, या आप समोसा खा रहे हैं, या आपके सामने गुलाब जामुन का डब्बा पड़ा है, तो शायद कभी कुछ कुछ तो ऐसे होंगे जिनका हाथ ही नहीं रुकता होगा। एक खाया फिर दूसरा खाया फिर तीसरा खाया चौथा खाया, और साथ में बोलते भी गए ये तो मेरा फेवरेट। तो सब जानने के बावजूद अब क्रेविंग से कैसे बचेंगे, मैं बताता हूँ कैसे बचेंगे। क्रेविंग जो है ना एक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, इस सबको इस एंगल से देखो। क्रेविंग एक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, ओवरवेट एक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। और मैं इसमें ये नहीं बोल रहा यही सच है, मैं बोल रहा हूँ इस एंगल से खड़े होकर देखो। हार्ट ब्लॉकेज एक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, हार्ट पैल्पिटेशन एक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, एंजाइना एक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है। और क्या बोला था किसी ने, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना एक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, फास्ट फूड का मन करना भी एक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है। देखो आपने खाया खाना, सपोज करो, और वो खाना आपके पेट में तो चला गया,
उसके बाद वो पेट में जाने के बाद वो ग्लूकोज में परिवर्तित होगा, उसमें से विटामिन मिनरल्स उठेंगे, ब्लड के अंदर जाएंगे, लेकिन शरीर के टिश्यू पे नहीं पहुंचेंगे। टिश्यू पे क्यों नहीं पहुंचेंगे? उसके कारण है। टिश्यू पे पहुंचने का मतलब है आपने न्यूट्रिशन दे तो दिया, पेट में डाल तो दिया, आपने अनार का जूस पी तो लिया कि ये बहुत हेल्दी है। हाँ, आते हैं, अभी आते हैं, उसमें आते हैं। आपने अनार का जूस पी तो लिया, आपने रखे हुए बादाम खा तो लिए, ये सोच के आपने मौसम्बी का जूस मार्केट में जाके पी लिया, आपको मौसम्बी की रेडी दिखाई दी आपने या दुकान दिखाई, आपने बोला भैया एक जूस बना दे, ये सोच के कि ये जूस बहुत हेल्दी है, आपने पी तो लिया, लेकिन वो एक्चुअली में तो क्रेविंग हो रही है। तो वो पेट में चला तो गया, लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी एज क्या है, उस पर भी डिपेंड करे। अगर आप 20 साल के हैं तो डिफरेंट इम्पैक्ट होगा, 30 साल के हैं तो डिफरेंट इम्पैक्ट होगा। अब 50 साल के हैं, ओवरवेट हैं, ब्लड प्रेशर से डील कर रहे हैं या डायबिटीज से डील कर रहे हैं, थायराइड से डील कर रहे हैं, उसी जूस का इम्पैक्ट डिफरेंट होगा। डिफरेंट शरीर पे एक ही फूड का डिफरेंट डिफरेंट इम्पैक्ट होता है। मैं 10 लोगों को लाइन से खड़ा कर दूं और मौसमी का जूस पिलाऊंगा, सबके ब्लड शुगर अलग अलग भागेंगे, किसी का कहीं जाएगा, किसी का लोअर भी हो जाएगा। ऐसे भी लोग होंगे जो जिनका ब्लड शुगर लोअर हो जाएगा मौसमी का जूस पीने के बाद, और ऐसा भी होंगे जिनका ब्लड शुगर बढ़ जाएगा पीने के बाद। तो डिफरेंट लोगों पे डिफरेंट इम्पैक्ट होता है। और हाँ, मैं इनफैक्ट थोड़े दिन पहले बाजार में खड़ा हुआ था और मेरे सामने एक भाई अनार का जूस पी रहे थे और वो 100 किलो के ऊपर थे और करीब 45 साल के होंगे। तो मैं सोच रहा था ये अनार का जूस ये सोच के पी रहे हैं कि मेरे लिए ये बहुत हेल्दी है, तोंद निकली हुई है, तोंद निकले हुए, अगर बहुत तोंद निकली हुई है, अनार का जूस तो उनके लिए किसी एंगल से हेल्दी नहीं, बल्कि अनार का जूस तो उनको और डैमेज कर उस परिस्थिति में। अब जो है ना, क्रेविंग से बचा कैसे जाता है? क्रेविंग जो है ना एक मिनरल डेफिशिएंसी है। इसका मतलब है आपने खाना तो खाया लेकिन उसमें मिनरल्स नहीं थे उतनी पर्याप्त मात्रा में जितने शरीर को चाहिए, या फिर उसमें अगर थे मिनरल्स तो वो आपके ब्लड में पहुंचे लेकिन शरीर ने एब्जॉर्ब नहीं किया, क्योंकि मिनरल तो इन दी एंड टिश्यू पे पहुंचना है ना। जब सेल्स और टिश्यू पे न्यूट्रिशन पहुंचेगा तब सेल्स और टिश्यू सेटिस्फाइड होएगा। एग्री और डोंट एग्री लिखो चैट बॉक्स में। सेल्स और टिश्यू पे जब न्यूट्रिशन पहुंचेगा, असली मकसद आपका खाने का ये है कि ये बादाम या ये अखरोट या ये नारियल पानी या ये अनार का जूस जो मैं पी रहा हूं ये मेरे टिश्यूज और सेल्स तक पहुंचे, यही मकसद है ना। तो जब बॉडी में इन्फ्लेमेशन होगी, कोलेस्ट्रॉल लेवल बड़े होंगे, ट्राइग्लिसराइड हायर होंगे, या ब्लड प्रेशर बढ़ा होगा, या कोई भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर आया होगा, या थायराइड इश्यूज चल रहे होंगे, तो वो न्यूट्रिशन पूरी मात्रा में टिश्यू पे नहीं पहुंचेगा। और जब वो टिश्यू पे नहीं पहुंचेगा तो भूख लगेगी, शरीर ब्रेन को बोलेगा भूख लगी है, आपसे दोबारा खाना मांगे। और ये तो मैं अभी अच्छी वो न्यूट्रिशियस चीजें बोल रहा हूँ। अगर वो बर्गर, मोमोज, पिज्जा, पास्ता, कचौड़ी, इडली, उपमा, दलिया, पोहा वो खाया होगा तो उसमें तो ग्लूकोज की मात्रा भी ऊपर है, उसमें न्यूट्रिशनल लेवल्स कम है, वो पेट भरता है सामान। लेकिन देखिए इन दी एंड हम सब कोशिश करते हैं कि हमारा पेट भर जाए, तो हम पेट भरता है वो सामान, न्यूट्रिशन कम होता है। और जब न्यूट्रिशन कम होता है तो शरीर फिर से भूख मांगता है। तो जब हम न्यूट्रिशियस खाना खाएंगे और वो न्यूट्रिशियस खाना हम इंश्योर करेंगे हमारे सेल्स के पास पहुंचे, अभी मैं बताऊंगा कैसे पहुंचे, तब हमारा शरीर शांत होगा और फिर क्रेविंग नहीं होगी। तो क्रेविंग का पहला, क्रेविंग इज अ साइन ऑफ मिनरल डिफिशियंसी, ठीक है। डायबिटीज भी एक मिनरल डिफिशियंसी है। कौन से मिनरल में अक्सर डायबिटिक लोग डिफिशिएंट होते हैं, बताओ, चलो किसी को पता है? देखते हैं कौन से मिनरल में सबसे ज्यादा डायबिटिक लोग जो है डिफिशिएंट होते हैं। मैं लिखता हूं यहाँ पे किन किस चीजों में डायबिटिक लोग डिफिशिएंट होते हैं। वो दिन भर तो गोली खा के अपनी ब्लड शुगर को नीचे करते जा रहे हैं, खाना खाते हैं, गोली खाते हैं, ब्लड शुगर को नीचे कर लेते हैं। डेफिशिएंट किस चीज में होते हैं? वेरी गुड, जागवीर सिंह ने लिखा पोटेशियम, मैग्नीशियम। और तीन और बताता हूँ। देखो वो शॉर्ट होते हैं पोटेशियम में, मैग्नीशियम में, क्रोमियम में, वलेडियम में और ओमेगा 3, इसमें डिफिशिएंट होते हैं। ओमेगा 3 नहीं होगी
तो भी ब्लड शुगर ऊपर भागेगी। लोग कई बार देखो, आप मोस्टली लोगों को तो पता ही है ओमेगा 3 क्या है। तो जब आपका जो क्लाइंट है या आप हैं, आप इस एंगल से देखते ही नहीं कि ओमेगा 3 का भी, मैं भी दोबारा बोलता हूँ, ओमेगा 3 का भी रोल है ना ब्लड शुगर्स को नीचे रखने में। अगर आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है तो जो आपका न्यूट्रिएंट है वो तो टिश्यू तक पहुंचेगा ही नहीं। इन्फ्लेम्ड सेल कभी, देखिए इसको आज मैंने कल किसी को बड़ा अच्छा समझाया। मैंने बोला अगर एक पेड़ है, उसकी जड़ सूजी हुई है किसी कारण से, हालांकि जड़ सूजती कभी नहीं है, फिर भी हम मान के चलते हैं एक पेड़ है, उसकी जड़ सूजी हुई है, उसमें सूजन आई हुई है, और हमने खाद डाली, यस या नो में जवाब देना, आपने खाद डाली, हम इसको थ्योरेटिकली समझ रहे हैं, वो खाद सूजी हुई उसका न्यूट्रिशन, यस या नो में लिखो। एक पेड़ है, उसकी जड़ सूजी हुई है, तो जब ह्यूमन बॉडी में सूजन होती है माइक्रो लेवल पे, उसको हम इन्फ्लेमेशन बोलते हैं, तो बॉडी आपका न्यूट्रिशन उठाएगी ही नहीं। और लैक ऑफ ओमेगा 3 तो बहुत इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। तो अब कौन कौन से मिनरल मिसिंग होते हैं मैं दोबारा बोल देता हूँ। पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्रोमियम, वलेडियम और ओमेगा 3, ये मेन मेन 5 है जो मिसिंग होते हैं लोगों के। तो अब क्वेश्चन ये है कि जैसे इसमें से अगर हम पोटेशियम और मैग्नीशियम देखें, तो पोटेशियम मैग्नीशियम हमारे को किससे मिलेगा? हरी सब्जियों से, हरे जूसेस से। तो आपको क्या करना है, खाने के अंदर रोटी और चावल पे जोर कम देना है, वेजिटेबल पे और सलाद पे जोर ज्यादा देना है। अगर आप रोटी चावल खाते भी हैं तो इंश्योर करें, कितने लोगों ने डिप डाइट का नाम सुना? बड़ी पॉपुलर डाइट है, गूगल पे अपना उनकी है, एक डॉक्टर साहब है, उनकी है डिप डाइट। यस नो लिखो चैट बॉक्स में, डिप डाइट, डिप भी लिख दो, उससे पता चल जाएगा, DIP। तो डिप डाइट क्या करती है? सबसे पहले बोलती है डिप डाइट कि आप सलाद खाएं। कितना सलाद खाएं आप खाने से पहले? जैसे आपका वेट अगर है 80 किलो तो 800 ग्राम खाएं, 70 किलो है तो 700 ग्राम खाएं, नहीं आई थिंक 5% है, एक बार चेक करना कितना है। या तो 5% ऑफ बॉडी वेट है या 10% ऑफ बॉडी वेट है इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स। क्या सर, प्रोटीन? नहीं, सैलेड, सैलेड मतलब 2 प्लेट बनानी पड़ती है, एक प्लेट पहले सैलेड की खत्म करते हैं, फिर उसके बाद आपने खाना खाना। आई थिंक 5% ऑफ बॉडी वेट, तो 80 किलो है तो 400 ग्राम सलाद खानी है, या एग्जैक्टली ठीक है, बिल्कुल 80 किलो है तो 400 ग्राम सलाद खानी है, 60 किलो है तो 300 ग्राम सलाद खानी है। देखो वो खाओ, कोई ब्लॉकेज नहीं। किसी ने अभी, हम जब स्टार्ट हुए थे तो किसी कोई ना, हमारा सेशन स्टार्ट होने में से एक लेडी बहुत अच्छा बोल रही थी, और वो कुछ आयुर्वेद के बारे में बता रही थी ना, कि हमें आयुर्वेदिक जीवन जीना चाहिए। अब बात समझो कि सबसे नंबर 1 पे शरीर को स्वस्थ रखने का काम है खाने, फूड। फूड सबसे नंबर 1 पे आएगा हमारे को स्वस्थ रखने पे। और फूड गड़बड़ होएगा तो सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, और 20 साल तक बॉडी झेलती रहेगी, और उसके शुरू में 5-10 साल तो पता भी नहीं चलेगा। हो सकता है कुछ लोगों को 20 साल तक भी पता नहीं चलता कि अंदर क्या चल रहा है। उसके बाद धीरे धीरे आवाज आएगी, कोई बोल देगा मुझे एंजाइना पेन हो गया। 40 साल के बाद ही गेम शुरू होती है मोस्टली लोगों की। कोई बोलेगा मुझे एंजाइना पेन हो गया, कोई बोलेगा मेरा ब्लड शुगर भाग पड़ा ऊपर, मैं डायबिटिक हो गया, कोई बोलेगा कि मेरी तो एक झटके में किडनी ही तंग करने लग पड़ी है, कोई बोलेगा मेरे को जो है हार्ट बीट का प्रॉब्लम आ गया, मेरी हार्ट बीट तेज हो रही है, मेरी हार्ट बीट स्लो हो रही है, कोई ब्लॉकेज की कंप्लेंट करेगा, कोई एंजाइना पेन करेगा। तो मोस्टली 40 और यही ब्रैकेट है जिसमें लोग सबसे ज्यादा बीमार है, 40 और 55, 40 और 60 के बीच में, और यहीं से आवाज निकलनी शुरू होती है। मेरे एक मित्र हैं, 56 के हैं, मुझे बड़े साल हो गए उनको बोलते हुए कि आप अपनी डाइट और लाइफस्टाइल चेंज करें। कहीं पे खड़े हुए कुछ भी खा लिया, कहीं पे जहाँ रुके वहां की फेवरेट रेस्टोरेंट्स हैं, दिल्ली से चले तो मुरथल पे पराठा खाया, अमृतसर पहुंचे तो वहां नान खा लिया, रास्ते में जहाँ बर्फी वाले की दुकान थी तो वहां से बर्फी खा ली, जयपुर की तरफ गए तो मीठी खा ली। मतलब हर चीज फेवरेट फिक्स्ड है, छोले भटूरे खाने हैं वो भी फिक्स्ड है। 56 के हैं, और लास्ट जो ब्लड रिपोर्ट आई उसमें डायबिटिक हो गए। मैं बड़े साल तक बोलता रहा थोड़ा कंट्रोल रखो, कंट्रोल रखो, कंट्रोल रखो। तो कंट्रोल पे हाथ रोका नहीं किसी चीज पे, उल्टा मुझे ही बोलते रहते थे तुमने अपने जीवन में सारे मजे खत्म किए होंगे, ये कोई जीवन है?
कि भाई तुम तो मर मर के जीते हो। तो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि फेवरेट फूड नहीं छोड़ने। लोग सोचते हैं डाइट का मतलब है फेवरेट फूड छोड़ना ना। फेवरेट फूड थोड़ा छोड़ने हैं, फेवरेट फूड नए बनाने हैं। फेवरेट तो हमेशा रहेंगे। तो मेरा मेरा फेवरेट फूड है चॉकलेट शेक। पहले नहीं था, 10 साल पहले। 10 साल पहले मेरा फेवरेट फूड था 4 ब्रेड मक्खन लगा के मीठी चाय के साथ। ये मेरा फेवरेट फूड। अच्छा, मैं उठता था 5 बजे ही 4 ब्रेड मक्खन लगा के। इनफैक्ट मैं 4 ब्रेड तवे पे रख के इकट्ठे जाता था, और मुझे कड़क ब्रेड अच्छे लगते हैं, तो मैं रख के जाता था और बच्चों को स्कूल छोड़ने चले जाता था, और वापस आता था तब तक कड़क हो गए होते। तो मेरा वो फेवरेट फूड था। अब मेरा फेवरेट फूड चॉकलेट शेक है। तो फेवरेट फूड बदलने नहीं होते, छोड़ने नहीं होते, बदलने होते। तो अब डायबिटिक होने के बाद सब कहने मानेंगे ना। अब दवाइयां भी चल पड़ी, कोई ध्यान रखा होता तो नहीं चलती। तो सेशन जो है ना, थोड़ा आज कोचिंग का ज्यादा था ओवर प्रॉब्लम्स का। तो बाकी है कि खाने पे ध्यान रखेंगे। अब क्या चीज देखते हैं, चलो क्या चीज देखते हैं खानी चाहिए। तो एक तो मिनरल्स कहाँ से मिलेगा मैं बता देता हूँ। सबसे बढ़िया सोर्स मिनरल्स का होता है ग्रीन स्मूदी। धनिया पुदीने का पानी, धनिया पुदीने की चटनी का प्रयोग अच्छा करें खाने में। धनिया पुदीने का ड्रिंक बना के, धनिया पुदीना अदरक दालचीनी और नींबू या एप्पल साइडर विनेगर वो डाल के मॉर्निंग में रोज उसका सेवन करें। सारे 99 लोग हैं ना कि दिख रहे हैं यहाँ पे, बाकी यूट्यूब पे हैं, ये जब तक जीवित है ना इसको रोज पिए। हम रोज पीते हैं बिना नागा, कभी कभी 2 बार भी। ये सबसे बड़ा सोर्स है मिनरल्स का। और आपको कैसे पता लगेगा आप मिनरल डेफिशिएंट है, मैं हर बहुत बार लोगों को बताता हूँ। अगर तकिए पे कान रखने के बाद रात को आपको आपकी हार्ट बीट कान में धक 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 सुनाई देती है, तो आपकी बॉडी के पास मिनरल्स नहीं है आज। क्योंकि मिनरल ऐसी चीज है जो रोज चाहिए। अब रोज शरीर में डालोगे, रोज यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाएंगे, अपना काम करेंगे और बाहर जो एक्स्ट्रा है वो भी बाहर। तो कैसे पता चलेगा आप मिनरल डेफिशिएंट हो? ये करके देखना है एक्सपेरिमेंट। एक दिन अगर किसी को कान में दिल की धड़कन सुनाई दे तकिए के ऊपर कान रखने के बाद, सुबह धनिया पुदीने का पानी पीना अदरक डाल के, हो सके तो 2 बार पीना। फिर अगले दिन रात को फिर देखना। और जितना खाना जो बॉडी को वर्क नहीं करता वो खाओगे, उतनी कान में ज्यादा सुनाई देगी। अगर मोमोज, इडली, बर्गर, पिज्जा, पास्ता, खिचड़ी, पोहा, इडली, उस प्रकार का खाना दिन भर बहुत ज्यादा खाया होगा, तो नोटिस करोगे ये ज्यादा सुनाई देगी कान में। क्योंकि जब आप ग्लूकोसेंट्रिक फूड खाते हो, आपका फूड जो है मोस्टली लोगों का ग्लूकोसेंट्रिक होता है। इसका मतलब है हर खाना ब्लड शुगर बढ़ाएगा और फिर ब्लड शुगर घटाएगा। आपने नाश्ते के अंदर सपोज करो उपमा खाया या दलिया खाया, तो ब्लड शुगर ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी कुछ टाइम के बाद, 2-3 घंटे के बाद। फिर नाश्ते लंच में आपने 5-6 रोटी खाई है और दाल सब्जी खाई है, ब्लड शुगर ऊपर जाएगी फिर ब्लड शुगर नीचे आएगी। इसको ग्लूकोसेंट्रिक बोलते हैं। तो जो ग्लूकोसेंट्रिक फूड है उस उसको मिनरल चाहिए होते हैं हजम करने के लिए। कौन से? पोटेशियम, मैग्नीशियम। और डायबिटिक आदमी में वही कम होते हैं, पोटेशियम मैग्नीशियम कम होता है। तो अगर पोटेशियम मैग्नीशियम कम होगा और आप ग्लूकोसेंट्रिक फूड खाएंगे, जिसमें सपोज करो आपने सुबह 2 पराठे खाए, दोपहर को चावल और दाल और सब्जी खाई, रात को राजमा चावल खा लिए, या दोपहर को राजमा चावल खा लिए और रात को इडली दाल रोटी दाल सब्जी खा ली, पूरा फूड तो ग्लूकोसेंट्रिक हो गया ना। और मिनरल है नहीं खाने के अंदर, पोटेशियम मैग्नीशियम है ही नहीं आपके खाने में, तो आपको दिल की धड़कन सुनाई दे सकती है रात को कान में। और अगर आपने साथ में मिनरल दे दिए, तो ये मिनरल उस खाने को अब्जॉर्ब करने में और ब्लड शुगर को लोअर रखने में मदद करे, और दिल की धड़कन भी कम सुनाई देगी कान में, या सुनाई ही नहीं देगी। ये तो मैं बहुत हजारों बार कर चुका हूँ, मेरे साथ ही होता है। मैं रात को बेड पे लेटता हूँ और मैं रियलाइज करता हूँ आज मेरे को धक धक सुनाई दे रही है। मैं समझ जाता हूँ कल मैंने स्मूदी नहीं पी, 2 दिन हो गए, मेरी धक धक हल्की हल्की सुनाई दे रही है। तो इमीडिएटली मैं बैक टू स्मूदी आ जाता हूँ। स्मूदी जो है धनिए की, पुदीने की, घी की बन सकती है, घिया भी उसमें बड़ा अच्छा काम करता है। और इंटरेस्टिंग चीज ये है, एक चीज हमेशा याद रखनी है, कोई भी मेडिसिन मोस्टली ऑर्गन्स पे काम करती है। दवाइयां ऑर्गन पे, देखो हमारा बॉडी ऑर्गन में डिवाइडेड है ना। जब हमें ब्रेन की प्रॉब्लम होती है हम ब्रेन के डॉक्टर पे जाते हैं, जब हार्ट की प्रॉब्लम होती है हार्ट के डॉक्टर पे जाते हैं,
जब किडनी की प्रॉब्लम होती है किडनी की डॉक्टर पे जाते हैं, जब स्टमक की प्रॉब्लम होती है स्टमक के डॉक्टर पे जाते हैं, स्किन की प्रॉब्लम होती है तो स्किन के डॉक्टर पे जाते हैं। तो पूरे शरीर को तो भाग रखा है ना हमने अलग अलग ऑर्गन्स में, और दवाइयां भी ऑर्गन बेस्ड है। तो आप हार्ट की दवाई खाते, ऐसे होता है ना, हम हार्ट की दवाई खा रहे हैं, कोई बोल रहा हम यूरिन की दवाई खा रहे हैं, कोई बोल रहा हम किडनी की दवाई खा रहे हैं। सारी मेडिकेशंस जो हैं वो ऑर्गन स्पेसिफिक है, लेकिन न्यूट्रिएंट जो है ना वो सेल और टिश्यू पे काम करता है। तो आपने धनिया पुदीने की स्मूदी पी, वो सेल और टिश्यू पे काम करेगा, वो सेल और टिश्यू को न्यूट्रिएंट देगा, ऑर्गन पे काम नहीं करेगा वो। सेल पे देखो, सबसे पहले आता है इलेक्ट्रॉन, उसके बाद आता है एटम, उसके बाद आता है मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के बाद आता है सेल, लेकिन मॉलिक्यूल से सेल बनता है, ऐसे बोलो। इलेक्ट्रॉन से एटम बनता है, एटम से मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल से सेल बनता है, सेल से टिश्यू बनता है बॉडी, और टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं, और ऑर्गन्स से सिस्टम्स बनते हैं, और सिस्टम से बॉडी बनती है। ठीक है, न्यूट्रिएंट हमेशा सेल और टिश्यू और मॉलिक्यूल्स पे काम करेगा, मोस्टली सेल और टिश्यू पे ही बोलते हैं, और मेडिकेशन हमेशा ऑर्गन्स पे काम करेगी। तो सारी मेडिकेशन ऑर्गन स्पेसिफिक है, मोस्टली टिश्यू में तो जाती है लेकिन ऑर्गन स्पेसिफिक। तो जब हम टिश्यूज और सेल का ध्यान रखते हैं तो हमें ऑर्गन्स का, तो ऑर्गन्स हेल्दियर रहते हैं। तो मैंने जो बताया आपको कि न्यूट्रिएंट होना चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए, तो आप टिश्यूज का और सेल्स का ध्यान रख रहे हो ना अपनी बॉडी में। दूसरी चीज क्या आपको लंबे समय तक स्वस्थ रख सकती है, वो है एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं इंसुलिन फास्टिंग। अगर आपके ब्लड में इंसुलिन फास्टिंग की मात्रा ऊपर है, तो मैं अभी बता देता हूं, अगर वैसी ही रही, सपोज करो आपने इंसुलिन चेक करवाया फास्टिंग मोड में, मैं ब्लड शुगर की बात नहीं कर रहा, फास्टिंग मोड में आपने इंसुलिन चेक कराया और इंसुलिन आया 15, अगर आप 10 साल तक इसी रेंज में इंसुलिन रखेंगे तो चांसेस हैं आप बीमार पड़ सकते। हायर इंसुलिन लेवल्स, इंसुलिन एक ग्रोथ हार्मोन है, फैट स्टोरेज हार्मोन भी है, ग्रोथ हार्मोन भी है। तो इंसुलिन फास्टिंग की मात्रा जब ऊपर रहती है, तो लंबे समय तक ऊपर रहती है, तो अक्सर देखा गया है रिपोर्ट से, रिसर्च में, वो लोग ही जिनकी इंसुलिन फास्टिंग ऊपर है और रहती है ऊपर लंबे समय तक, वो ही, उन्हीं को ही डायबिटीज होती है, उन्हीं को ही ब्लॉकेजेस ज्यादा होती हैं, उन्हीं को ही हार्ट प्रॉब्लम ज्यादा। तो एक अच्छी लेवल जो है ना इंसुलिन फास्टिंग की, वो है 6 की, 6। अगर आप 12 पे और 15 पे है तो ये एक बड़ा अच्छा रिजल्ट टेस्ट है अपनी सेहत जानने का, कि मेरी सेहत कैसी है, क्या मेरे इंसुलिन लेवल्स 6 की रेंज में है, 8 की रेंज में है, बस इसके ऊपर नहीं बिल्कुल भी। 10 है, 12 है, 15 है, 20 है। मेरे पास एक पेशेंट आए, मैंने उनकी इंसुलिन फास्टिंग चेक कराई, 165, 165 आज तक का हाईएस्ट है वो मेरा, और उनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ, ब्रेन स्ट्रोक के बाद 165, लेकिन वो इंसुलिन ले भी रहे थे। तो इंसुलिन फास्टिंग जो है एक बहुत अच्छा मापदंड है, ब्लड टेस्ट है, ये जानने के लिए कि आप आज की डेट में आपकी सेहत कहाँ है और फ्यूचर में आपकी सेहत कहाँ जाने वाली है, और कोई टेस्ट कराने की जरूरत नहीं। इंसुलिन फास्टिंग ऊपर होगी तो कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ सकता है। अच्छा, अभी किसी ने बोला ट्राइग्लाइसराइड मेंशन किया 400 के ऊपर। सर ट्राइग्लाइसराइड जो है ना वो क्लियर और क्लियर आपके खाने का डायरेक्ट इम्पैक्ट, मतलब आप, अगर आपका ट्राइग्लिसराइड 400 पे है, इसका मतलब आप बिल्कुल कबाड़ खाना खा रहे हैं, दैट्स द राइट वर्ड। वो अगर मुझे किसी की सेहत देखनी होती है ना, तो मैं सबसे पहले ट्राइग्लिसराइड, इंसुलिन फास्टिंग देखता हूँ, ट्राइग्लिसराइड देखता हूँ। इंसुलिन फास्टिंग मुझे बता देगा ये इंसान कितना ग्लूकोसेंट्रिक खाता है, ग्लूकोस लेवल्स। एक आदमी का ना HB1, किसको पता है ग्रुप में HB1AC, जिनको नहीं पता वो बता दो HB1AC क्या होता है, नहीं पता तो नो लिखो। ब्लड देखते शुगर कितना, का जांच होता है सर। हाँ ब्लड शुगर का जांच। तो जो ब्लड जी जी, शुगर का जांच वो होता कितना? है, हाँ। सब लोग क्या करते हैं, ब्लड शुगर का जांच करते हैं कि भाई आपने ब्लड शुगर का जांच किया, अगर आपकी ब्लड शुगर ऊपर है तो एक प्रॉब्लम है, और ब्लड शुगर नीचे है तो प्रॉब्लम नहीं है। एग्जैक्ट एग्री, ब्लड शुगर ऊपर है तो प्रॉब्लम है, ब्लड शुगर नीचे है तो एवरेज ब्लड शुगर नीचे है
तो अगर मेरा ट्राइग्लिसराइड सपोज करो 5 आया है तो मैं बोलूंगा हाँ बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर मेरा ट्राइग्लिसराइड मेरा ब्लड HbA1c 7.0 आया है, 7 आया है, तो मैं बोलूंगा बहुत बढ़िया नहीं है, ये हायर। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मेरा 5 इस वजह से हो क्योंकि मेरी इंसुलिन बहुत ऊपर, क्योंकि इंसुलिन ही उसको 5 पे रखती है। इंसुलिन ही डिसाइड करती है इसको नीचे कैसे करना है, इंसुलिन ही उसको नीचे करती है। तो कभी भी ना ब्लड शुगर अकेले एक अच्छा मापदंड नहीं है। पहली चीज, अच्छा मापदंड नहीं है ये जानने का कि शरीर कैसे चल रहा है। ब्लड शुगर, HbA1c प्लस इंसुलिन फास्टिंग प्लस फास्टिंग ब्लड शुगर, तीनों को मैच, तीनों से डिसाइड किया जाता है, तीनों को यूज करके, एक से नहीं करेंगे। ब्लड शुगर फास्टिंग भी देखेंगे, HbA1c भी देखेंगे, और इंसुलिन फास्टिंग भी देखेंगे। क्योंकि कुछ लोगों की इंसुलिन फास्टिंग ऊपर होती है और ऊपर होने की वजह से HbA1c नीचे होता है, तो फिर वो गुड न्यूज नहीं है एक्चुअली में। अगर आप सिर्फ ब्लड शुगर देखोगे आप खुश हो जाओगे, मेरी ब्लड शुगर तो बहुत बढ़िया है। अगर आपकी ब्लड शुगर बहुत बढ़िया है और इंसुलिन फास्टिंग ऊपर है तो ये गुड न्यूज नहीं है। तो रिपोर्ट को पढ़ने का ये एक तरीका है कि केवल अगर आपने ब्लड शुगर देखी और आप सपोज आप डायबिटिक नहीं है और आपका सपोज आया ब्लड शुगर HbA1c आया 5.2 और आपकी ब्लड शुगर आई फास्टिंग में सपोज करो 100, लेकिन इंसुलिन फास्टिंग अगर आपकी 12 है तो ये गुड न्यूज नहीं है। इसका मतलब है आप फ्यूचर में ये इंसुलिन फास्टिंग आपको तंग करने वाली है इस लेवल पे। ठीक है, तो मिनरल्स हमने कवर किए, ओमेगा 3 हमने कवर किया, ट्राइग्लिसराइड्स हमने कवर। तो मैं इंसुलिन फास्टिंग देखूंगा और मैं दूसरा देखूंगा क्या बोलते हैं, ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड तो कम, आपको पता है ट्राइग्लिसराइड कम करने की कोई दवाई नहीं आती। और सर किसको है? मजेदार बात क्या है, धीरज हाँ। सर, मजेदार बात, हम्म ट्राइग्लिसराइड को कम करने के लिए कोई दवाई नहीं आती और ट्राइग्लिसराइड हम्म को ओमेगा 3 कम कर देता है, क्यों? ओमेगा 3 कम कर देती है। हमारे पास जब पेशेंट आते हैं ट्राइग्लिसराइड ऊपर होते हैं तो दो चीजें करनी है। एक, बोला जाता है कि खाने पे हाथ रखो, मीठे पे हाथ रखो, बहुत ज्यादा अन्न पे हाथ रखो, और दूसरा उसको बोलते हैं ओमेगा 3। ट्राइग्लिसराइड नीचे आ जाते हैं। दवाई कोई, एलोपैथिक में कुछ दवाई नहीं है खास। हम्म। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल करने की दवाई है। लेकिन एक बात बताता हूँ, ट्राइग्लिसराइड हाई ही कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट करता है और काम हम शुरू कर देते हैं कोलेस्ट्रॉल के ऊपर। अगर मेरा देखिए, कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली है क्या, हमारे ट्राइग्लिसराइड ऊपर गए, ट्राइग्लिसराइड ने जो आर्टरीज हैं उसके अंदर आर्टरीज को इरोड किया, आर्टरीज को खराब किया, और उसको रिपेयर करने के लिए कोलेस्ट्रॉल पहुंच गया। कोलेस्ट्रॉल का काम तो रिपेयर करना है। अब वो रोज रोज खराब हो रही है और रोज रोज कोलेस्ट्रॉल उसको रिपेयर कर रहा है, इसलिए ब्लॉकेज हो जाती है। एक्चुअली तो कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी का रिपेयर मैकेनिज्म है। तो बनस्पत के आप कोलेस्ट्रॉल के ऊपर काम करें और कोलेस्ट्रॉल की गोली खाएं, पहले ट्राइग्लिसराइड को लोअर करें ना, ताकि कोलेस्ट्रॉल वहां जाए ही ना, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल तो रिपेयर करने जाता है, उसको, उसका काम है रिपेयर करना। लीवर जो है कोलेस्ट्रॉल बनाता है 3000 मिलीग्राम पर डे, और वो कोलेस्ट्रॉल हार्ट की आर्टरीज को रिपेयर करने जाता है। जब आप बहुत ज्यादा मात्रा में नमक खाते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में चीनी खाते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में अन्न खाते हैं, तो वो चीजें ब्लड में जाके आर्टरी को डैमेज कर रही होती, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा के। और वो ट्राइग्लिसराइड बढ़ाने की वजह से जो डैमेज होता है उसको कोलेस्ट्रॉल रिपेयर करता है। वो रिपेयर मैकेनिज्म है, बैंडेड का काम करता है, और वो वहां जाके चिपक जाता है, वहां बार बार चिपकता है, इसलिए ब्लॉकेज हो जाती है। तो अगर आप ट्राइग्लिसराइड पे काम करेंगे और ट्राइग्लिसराइड को लोअर करेंगे, कैसे करेंगे? अपने खाने से। कोई दवाई थोड़ा खानी है उसके लिए, साथ में ओमेगा 3 खाएंगे, ट्राइग्लिसराइड लोअर हो जाएगा, और उसकी वजह से रिकॉर्डिंग हो जाएगी। सर घनश्याम जी चिंता मत करो, यूट्यूब पे मिलेगा, दोबारा सुनना है इसको। उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल की गोली तो फिर खानी ही नहीं पड़ेगी कभी। कोलेस्ट्रॉल की गोली खाने से कभी इम्पैक्ट देखो उसका क्या होता है। हमारे पास मेरे और जहाँ सर के पास एक लेडी आई, हमने उनको रेकमेंड किया कि आप अपने डॉक्टर से बात करो और कोलेस्ट्रॉल की गोली बंद करो। उनकी कंप्लेंट थी कि मुझे ना सपने आते हैं रात को और इतने डर लग जाता है मेरे को वो सपनों से, मैं बेड से गिर जाती हूँ। तो हमने उनको रेकमेंड किया कि आप अपने डॉक्टर से बात करें, और ये जो कोलेस्ट्रॉल, आप उनके कोलेस्ट्रॉल मैंने चेक किया तो कोलेस्ट्रॉल 58 था। तो 58 पे मेरे कान खड़े हो जाते हैं कि भाई ये 58 का मतलब है ये गोली खा रही है। 58 अपना। सर आप म्यूट हो गए हो, नीरज सर म्यूट हो गए हो।
एक हफ्ते के लिए उन्होंने वो गोली को जब छोड़ा, एक हफ्ते के बाद उनके सपने आने बंद हो। कोलेस्ट्रॉल जो है वो शरीर के लिए एक्चुअली बहुत अच्छा होता है, अच्छी मात्रा में अगर देखें। अगर ट्राइग्लिसराइड आपने खाना खा खा के, कबाड़ा खाना खा खा के अपना अपना ट्राइग्लिसराइड खराब नहीं किए हुए, तो कोलेस्ट्रॉल तो बहुत बढ़िया काम कर रहा होता है। कोलेस्ट्रॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉट ऑफ हार्मोन्स। शरीर में डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनते हैं, हार्मोन्स बनते हैं कोलेस्ट्रॉल से। इनफैक्ट आदमियों का जो सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, वो भी कोलेस्ट्रॉल से बनता है। और बहुत सारे लोग जो कोलेस्ट्रॉल की गोली खाते हैं, फिर डायबिटीज की गोली खाते हैं, उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन आ जाता है और वो कोलेस्ट्रॉल की गोली खाते जा रहे होते हैं। ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल की गोली खा के कोलेस्ट्रॉल नीचे करना जो है वो तो हानिकारक है सेहत के लिए। अब ट्राइग्लिसराइड को लोअर करो, ओमेगा 3 खाएं। अभी किसी ने नीचे लिखा चैट में कि मैं डायबिटिक हूं और मेरे को बहुत स्किन इचिंग हो रही थी, ओमेगा 3 खाने के बाद इट हैज स्टॉप्ड। गुड गुड, आपको बहुत मुबारक हो सर, बहुत अपने अच्छा डिसीजन लिया ओमेगा 3 खा के। तो सबसे नंबर, हाँ अब हम वापस कवर कर रहे थे, नंबर 1 स्टेट पे आता है आपका फूड। हार्ट हेल्थ के लिए सबसे पहले फूड से बढ़िया कोई दवाई नहीं है दुनिया में। जब फूड उसको पूर्ति ना कर रहा हो तो फिर आती है सप्लीमेंट, और फिर जब डैमेज हो जाता है ना, फिर आता है आयुर्वेद। आयुर्वेद का नंबर तो तीसरा है। देखिए, जड़ी बूटी डैमेज कंट्रोल में लगेगी। अगर आप बीमार ही नहीं है तो आप जड़ी बूटी क्यों खाएंगे भाई, मुझे एक बात बताएं। आप अर्जुना रिस्ट क्यों पिएंगे अगर आपको ब्लॉकेज ही नहीं है? या आप कोई भी आयुर्वेदिक दवाई क्यों खाएंगे अगर आपकी तबीयत ही खराब नहीं है? तो आयुर्वेद जो है नंबर 1 पे है फूड, नंबर 2 पे है सप्लीमेंट, नंबर 3 पे है जड़ी बूटी। ठीक है। तो ये एक अच्छा विकल्प है। तो खाने को ठीक रखेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। खाना ही उपचार है। हाँ, आज की डेट में सब खाने से आपको मिलेगा नहीं। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लिए, अलसी के बीज खाकर आपका ओमेगा 3 इंडेक्स ऊपर नहीं जाएगा। किसी का जाता हो तो मुझे बता देना, आप अपना ओमेगा 3 इंडेक्स का टेस्ट करवा लो, 3 महीने अलसी के बीज खाओ, फिर दोबारा से ओमेगा 3 का इंडेक्स चेक करा लेना, मुझे बता देना कितना ऊपर गया है 3% से। जिन्होंने कभी नहीं खाया 3% के आसपास होते हैं वो। तो मैं जानना भी चाहूंगा, अभी तक तो मुझे कोई नहीं मिला। और मतलब धूप में बैठ के विटामिन डी लोगों का बढ़ता है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन मुझे बहुत कम लोग मिले हैं जिनका विटामिन डी धूप में बैठ के बढ़ने वालों। मेरे पास एक पेशेंट है जिनका विटामिन डी धूप में बैठ के 15 से 55 हो गया था, लेकिन 6 महीने लगे थे। 6 महीने वो अंडरवियर में आधा घंटा रोज सुबह अपनी छत पे जाकर धूप में बैठे, तब उनका विटामिन डी 15 से 55 आया है 6 महीने में। कभी कभी ना इंसान, ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जो धूप में बैठे लेकिन बढ़ा नहीं। तो सप्लीमेंटेशन जो है वो करने से रिजल्ट्स जल्दी मिलते हैं थोड़े, हर चीज की नहीं, कम से कम विटामिन डी की। और अपने उस बारे में कभी आपको ये हो, हाँ किसी ने अभी Q&A करते हैं सर थोड़ी देर में बस। तो हमने काफी चीजें कवर कर ली। और मेरी जो एडवाइस ये है, बिफोर वी एंड द सेशन, एडवाइस ये है, मेरे गुरुजी हमेशा एक बात बोलते, अपनी माँ के पेट से लेकर पैदा नहीं हुए ना, और वो आपको जीते जीते आई है, सपोज, और मोस्टली लोगों को 40 के बाद आती है, उससे पहले भी आ जाती है कुछ लोगों को, तो वो अनलेस कुछ खराब ना हो गया, फॉर एग्जाम्पल वो बच्चे की किडनी खराब हो गई थी, अब वो उस परिस्थिति में तो अभी हम बहुत ज्यादा उसकी मदद कर रहे हैं, कोशिश करने की, देख रहे हैं क्या विकल्प है। लेकिन अगर माँ के पेट से लेके प्रॉब्लम नहीं पैदा हुए और वो एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, तो वो एक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, ये मेरे गुरुजी कहते हैं। उसको इस एंगल से देखें तो आपको गैस बनती है तो वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। आपको कोई स्किन इश्यू है, वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है। जैसे अभी किसी ने शेयर किया कि मैं डायबिटिक हूँ, मेरे को स्किन पे बहुत खुजली हो रही थी, मैंने ओमेगा 3 खाया तो मेरा ठीक हो गया, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी थी ना। तो फटाफट एलोपैथी की दवाई से मेरे को बिल्कुल परहेज नहीं। एलोपैथी से बढ़िया तो कोई चीज ही नहीं बनाई, क्योंकि रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलते हैं। मैं सिर्फ ये बोलता हूँ कि उस पर अपना जीवन निर्भर ना करें। आपको गैस हो रही है, बाकायदा वो पिए, सैशे आता है 9 रुपए का, सॉरी 1 मिनट, बड़े सारे लोग पीते हैं, 6 सेकंड के अंदर गैस भगा देता है, वो बिल्कुल पिए। लेकिन अगर आपको वो रोज पीना पड़ रहा है तो आप एक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से डील करें, उसको रिजॉल्व करें अपने लिए।
गैस बन रही है तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को रिजॉल्व करें अपने लिए, ब्लोटिंग हो रही है तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को रिजॉल्व करें, कॉन्स्टिपेशन हो रही है तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को रिजॉल्व करें। मतलब वो चूरन जो है, जो टीवी में ऐड भी आती है, ये चूरन हर रोग दफा सफा ऐड आती है ना एक, तो वो खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप, मैं अगर ट्रैवल कर रहा हूँ और मुझे सडनली कॉन्स्टिपेशन हो गए या किसी को हो गई, तो मैं बोलूंगा इसको आप चूरन खाएं ताकि आप सुबह पेट आपका खाली हो। लेकिन अगर आपको चूरन रोज खाना पड़ रहा है, डेली, एवरी डे, तो मैं उससे बोलता हूँ, उसमें वो एक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, उसमें से जल्दी से बाहर निकले, नहीं तो वो चक्रव्यूह में फंस जाएंगे। और मोस्टली क्या है, सब लोग इसी चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं कि डील तो कर रहे हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से, हार्ट प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट ब्लॉकेज, अरिथमियाज, हार्ट फास्ट, हार्ट स्किप मिस हो गई, हार्ट स्पीड फास्ट हो गई, हार्ट बीट स्लो हो गई। डील तो कर रहे हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से, और उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, डिप्रेशन, उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं दवाई से। जबकि जैसे मैंने बताया, जैसे मेरे गुरुजी बोलते हैं, वो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। और यहीं पे हमारा और आपका रोल शुरू होता है, कहाँ पे, जहाँ पे हम इस प्लेनेट को सिखा सकें, आपके अपने आप को सिखा सकें, अपने जीवन में लोगों को सिखा सकें कि ये एक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, इसको इससे भी हल किया जा सकता है। ठीक है, जा सर। हाँ सर, बहुत बढ़िया देखो, सर। मतलब ये मतलब इसके जो आपने एक्सप्लेन किया नीरज सर, उसमें हम्म, पहला तो ऑब्वियस सी बात है, जो जहां तक मुझे समझ में आया, कि खाना पे सबसे पहले ध्यान देना है, खाने जो पे कि ध्यान देना। जनरली मतलब सबसे पहले ध्यान देना है, वो समझ में आ गया। अब खाने के बाद जो दूसरा ध्यान देना है, वो किस चीज पे ध्यान देना है, वो जो जैसा आपने समझाया, अब ओमेगा 3। देखो, खाने के बाद अगर आप बीमार नहीं है, आप किसी प्रॉब्लम से डील नहीं कर रहे, तो आपको जनरल न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है, सप्लीमेंट्स में। और जनरल न्यूट्रिशन के सप्लीमेंट में सबसे पहले क्या आता है, ओमेगा 3। तो किसी ने अपनी प्रॉब्लम को ओमेगा 3 से हल किया, तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं तो ओमेगा 3 नहीं लेंगे। अगर आप स्वस्थ हैं तो भी आपको ओमेगा 3 लेनी है। अगर आपको जुकाम खांसी हो जाता है, ये तो आगे प्रॉब्लम है, तो ओमेगा 3 खाने से वो कम होगा। इसलिए तो हमारी इंडस्ट्री जो है वेलनेस इंडस्ट्री बल्कि है, वो मुझे सेहत लगता की है ना बात नीरज करती सर, मुझे है। जी लगता है नीरज सर, हमें ना हेल्दी लोगों को ही एडवाइस करना चाहिए कि ओमेगा 3 खाओ। जी जी, एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। हम्म। दूसरा, ओमेगा 3 एक जनरल न्यूट्रिशन है। स्पिरुलिना जो है वो एक जनरल न्यूट्रिशन, मतलब आप स्पिरुलिना खाएंगे तो बहुत लंबे समय तक मिनरल्स मिलेंगे आपको, आप स्वस्थ रहोगे, ब्लड शुगर कंट्रोल बेटर होगा, दवाई बेटर काम करेगी। ये तो जनरल न्यूट्रिशन हो गया। अब कोई प्रॉब्लम, अब जनरल न्यूट्रिशन में हमारा हेमोहिम का जो प्रोडक्ट है, वो जनरल में भी आता है, टारगेटेड में भी आता है, वो दोनों एस्पेक्ट कवर करता है। ओमेगा 3 भी करता है, दोनों को जनरल में भी कवर करता है, टारगेटेड में भी कवर करता है। जैसे अभी शेयर किया ग्रुप पे किसी ने, मेरी खुजली दूर हो गई, तो वो टारगेटेड न्यूट्रिशन हो गया ना उनके लिए, कि उन्होंने टारगेट किया मेरी खुजली दूर हो, उसके लिए ओमेगा 3 खाया। किसी ने टारगेट किया कि मेरा जुकाम में मुझे बेटर फील हो, तो ओमेगा 3 खाया। किसी ने बोला मेरे को स्किन बेटर चाहिए, स्किन की क्वालिटी इंप्रूव करनी है, तो ओमेगा 3 खाए। अब टारगेटेड में किसी ने डार्क स्पॉट्स ठीक करने हैं, ब्लैक स्पॉट्स ठीक करने हैं, पिगमेंटेशन को ठीक करना है, तो फिर वो वही ओमेगा 3 टारगेटेड न्यूट्रिशन हो गया ना, कि वो एक टारगेट लेके हम वो ओमेगा 3 को खा रहे हैं। तो पिगमेंटेशन है, किसी ने बोला, देखिए, ब्लैक स्पॉट्स आना पैरों में, किसी ने पूछा क्वेश्चन, ब्लैक स्पॉट्स आना एक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, कुड बी ओमेगा 3। सारी चीजें देखो, विटामिन डी लेवल्स देखो, B12 लेवल्स देखो, ओमेगा 3 चेक करो, और सबसे बड़ी बात, लिवर को सपोर्ट करो। पैरों पैर ना लिवर के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, खासकर फैटी लिवर। और मैं बताऊं, अगर यहाँ 100 लोग हैं ना, ग्रुप के ऊपर 100 लोग हैं, तो 60-70 का लिवर फैटी, 70 का, 60 भी नहीं। ठीक है, बिल्कुल बहुत मदद करेंगे ओमेगा 3 ब्लैक स्पॉट्स को रिमूव करने में। और जो है, जैसे ये एयर का क्वेश्चन बार क्वालिटी बार आ इंप्रूव रहा है। करना। हाँ। हाँ, फिर है ना, अब आ जाओ, जैसे हेमोहिम है, हेमोहिम जनरल न्यूट्रिशन में भी आता है। फॉर एग्जांपल, मैं हेमोहिम का प्रयोग जनरल न्यूट्रिशन के लिए करता हूँ। मेरे को एनर्जी लेवल्स अच्छे रहते हैं, मेरे को मैं बीमार कम पड़ता हूँ हेमोहिम पीने से, मैं रेडिएशन से बचा रहता हूँ हेमोहिम का यूज करने से। मेरी जो है, मेरे को लगता है मेरा ब्रेन फंक्शन बेटर है, मेरे को अच्छा लगता है कि मेरे थॉट्स में क्लैरिटी रहती है, डिसम्पावर नहीं होता, डिप्रेशन फील नहीं होता हेमोहिम पीने से। तो ये मैं अपने जनरल न्यूट्रिशन के ले लेता हूँ।
बट मेरा बेटा, अगर सपोज करो मेरा बेटे को जुकाम हो गया है, तो मैं उसको जुकाम में हेमोहिम देता हूँ। अगर उसका पेट खराब हो गया तो मैं उसको पेट खराब में हेमोहिम देता हूँ। तो वो टारगेटेड न्यूट्रिशन है मेरे लिए। अगर जैसे हमारे एक क्लाइंट है, उनको उनको डिप्रेशन और ओसीडी है, तो मैं उनको उसके लिए हेमोहिम यूज करने की सलाह देता हूँ कि डिप्रेशन और ओसीडी के लिए आप हेमोहिम लीजिए। और पर्टिकुलरली तो उसके बड़े सारे पर्पस हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। जैसे मैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी हेमोहिम का प्रयोग करता हूँ, और कोई कारण नहीं है, इम्यूनिटी, बस इम्यूनिटी रहे, एनर्जी लेवल रहे, ब्रेन फंक्शन ठीक रहे। ठीक है हाँ, सर। ये स्किन सर इचिंग जो मैं किसी ने ठीक पूछा, है वो स्किन इचिंग जो है ना, अभी वो स्किन अभी का तो प्रॉब्लम बता है ही। स्किन इचिंग जो है ना, मैं सबसे पहले हम देखेंगे विटामिन डी लेवल देखेंगे, B12 लेवल देखेंगे, ओमेगा 3 देखेंगे, और लिवर को सपोर्ट करें। स्किन के प्रॉब्लम्स बड़े मैक्सिमम में ना, मैं हमेशा बोलता हूँ लिवर को सपोर्ट करो, लिवर को सपोर्ट करोगे। देखिए, जो लिवर का काम है शरीर में से टॉक्सिन्स को बाहर करना। जब लिवर वो काम नहीं कर रहा होता ना, तो वो टॉक्सिन स्किन की तरफ जाते हैं, क्योंकि दूसरा रास्ता तो स्किन है ना, बाहर चीजें निकालने का। पोरस है ना हमारी स्किन, छेक है इसके अंदर। तो जब वो स्किन के रास्ते पे टॉक्सिन्स जाते हैं ना, तब इचिंग आती है, तब फुंसियां बनती है, तब फोड़े बन जाते हैं, फिर पे कुछ स्किन की प्रॉब्लम आ जाएगी, कोई स्किन पे रैशेज आ जाएंगे। ये शरीर का रास्ता है, टॉक्सिन्स को बाहर करने का तरीका है। तो स्किन प्रॉब्लम्स में लिवर को बहुत सपोर्ट करना चाहिए। मिल्क थिसल बहुत बढ़िया काम करेगी उसमें। स्किन में इचिंग हो रही है, हेमोहिम बहुत बढ़िया काम करेगी, ओमेगा 3 बहुत बढ़िया काम करेगा। अब ये टारगेटेड न्यूट्रिशन हो गया, हम उस टारगेट के लिए उसके लिए न्यूट्रिशन दे रहे हैं। ठीक है। और क्वेश्चन और सर, एनीथिंग हाँ, एल्स? नहीं बहुत जबरदस्त आपने सर पकड़ा। मतलब अब देखो, मुझे जहां तक नीरज सर का ये सेशन लगा ना, कि मतलब एक तरह से प्लीज से समथिंग अबाउट जॉइंट पेन। हाँ, मतलब ये तो मैंने बताया ना आप भी अभी बताओ नीरज सर, सर जाओ का सर, ये आप तो जॉइंट पेन एक्सपर्ट हो एकदम। नहीं, मैं तो एक जॉइंट पेन के एक हमारे पेन रिलीफ सेंटर चलाते हैं इंदिरापुरम में, उनसे भी आपकी अपॉइंटमेंट कराऊंगा। देखिए, कोई भी जो पेन होता है ना नीरज सर, थोड़ा सा आप देखना, कोई भी जो पेन होता है, नॉट ओनली जॉइंट पेन, उस पेन का मेन कारण है लीवर ठीक से ना काम करना। आप समझो लीवर क्यों नहीं ठीक से काम करेगा? क्योंकि जब पेन होगा, रेगुलर पेन किलर खाएंगे, उसका इम्पैक्ट लीवर पे जाता है, और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है विटामिन D12 के बाद ओमेगा 3। आपको मैं बताऊं, कई बार क्या होता है ना, हमें कोई रॉकेट साइंस, और एक चीज और समझे आप ना, एकदम से मत चले जाएं अर्थराइटिस के पेन को दूर करने के लिए, हार्ट पेशेंट, अरे उसके लिए डॉक्टर्स हैं। वी आर नॉट डीलिंग इन, मतलब कहते हैं ना, जो सिक पीपल है उनके साथ नहीं डील करें, हम हेल्दी लोगों के साथ डील करें। आप एक चीज और गौर करो, इतनी सारी हॉस्पिटल है ना उनको डील करने के लिए, क्योंकि पता रीजन क्या होगा, आप एक चीज समझो, उनको बिना डॉक्टर के कंसल्ट के आप कुछ नहीं दे सकते हो। लेकिन एक आदमी जो आज हेल्दी है, हमारा सप्लीमेंट हेल्दी लोगों के लिए है, और सबसे पहले खुद खाओ, क्योंकि अगर आप नहीं खाओगे ना तो आप बता नहीं पाओगे ओमेगा 3 का इंपॉर्टेंस क्या है। अगर आप देखो, अमृत का जब पता लग गया ना, तो सबसे पहले खुद पे यूज होना चाहिए। एब्डोमिनल अरोटा, अच्छा, तो सोल्यूशन क्या है? हाँ सर, मैं प्रमोद इसका जी, जवाब दे देता हूँ सर। ये जो सर, एब्डोमिनल एरोटा प्रॉब्लम है ना, ये एक्चुअली क्या है, स्वेलिंग की प्रॉब्लम है। तो आपको कारण देखना पड़ेगा स्वेलिंग का क्या है। तो ये मैं एक लाइन में कुछ सजेशन दे देता हूँ। देखिए, अगर मैंने देखना हो इस प्रॉब्लम को मेरे एंगल से, तो मैं सबसे पहले देखूंगा विटामिन D12 ओमेगा 3 के लेवल्स क्या है, और उनको हल करने की कोशिश करूँ अपने डॉक्टर से बात करके ना, कि मेरे विटामिन D B12 हो, क्योंकि इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम है बेसिकली। तो इन्फ्लेमेशन का कारण क्या है, और फिर क्या चीजें इन्फ्लेम करती है। मीठा इन्फ्लेम करता है। अगर मेरे मेरे क्लाइंट है, उनको सेम ऐसी प्रॉब्लम है, लेकिन वो मीठा नहीं छोड़ते, और बहुत बुरे अस्पताल में पहुंचे हुए हैं। मतलब 2 बार तो जान बचा के डॉक्टरों ने वापस भेजा है, 2 बार, लेकिन फिर भी उसी लाइन पे चलते जाते हैं। और जिम का शौकीन है, तो खाने पे हाथ नहीं रोकते, और जिम के शौकीन है, दोनों चीजें डैमेजिंग। जिम भी बहुत अच्छा नहीं है उनके लिए। यू कांट गो टू, देखिए, आप जिमिंग करने नहीं जा सकते अगर आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन। आप इन्फ्लेमेशन को रिजॉल्व करें और फिर जिमिंग करने की। तो वो जिम भी करने की कोशिश करते हैं। तो प्रॉब्लम इन्फ्लेमेशन की है। बाकी आपको इसमें और हेल्प चाहिए, तो आप ना फेसबुक का हमारा ग्रुप है फूड टू हील, उसको ज्वाइन करें, वहां क्वेश्चन पूछे, फिर वहां पे मैं जवाब दूंगा। वहां हम पर्सनल में बात भी कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फूड टू हील के नाम से एक ग्रुप है हमारा, उस पर आप आइएगा। मतलब एकदम बेसिक बेसिक मैं बता रहा हूँ, विटामिन D3 B12 और ओमेगा 3 के लेवल सबसे पहले देखें। आगे बहुत अब और मैंने भी टेस्टिंग रिक्वायर्ड है।
हाँ, एक चीज और मैं बोलूंगा लोगों को जो हमारे साथ हैं, आप डिस्ट्रीब्यूटर आइएगा उस हैं पर ग्रुप जो, पे ना, जहाँ सर ये जिन्होंने ये एब्डोमिनल इसका एब्डोमिनल अरटा क्वेश्चन पूछा है ना, मैं चाहूंगा ये आए, मैं हेल्प करता हूँ ठीक इसमें, हम मैं क्या कर सकते हैं देखते हैं। मैं बल्कि इनको आप लिंक तो प्रोवाइड एक कराऊंगा। अच्छा एग्जाम्पल होंगे कि हम आपको, हमारा देखिए हमारा काम ना ट्रीटमेंट नहीं है, मैं पहले क्लियर, हमारा काम ट्रीटमेंट नहीं है, हम डाइट बताएंगे, चीज बताएंगे, सप्लीमेंटेशन बताएंगे, बस हमारा इतना ही काम। ठीक है सर, एब्डोमेन में टोटल शुगर 15 ग्राम नहीं हो सकती सर, 20 ml का तो पाउच है, हाँ एग्जैक्टली। एक्चुअली ना ये पॉसिबल नहीं क्वेश्चन सर। मेरे पास भी आया था सर, कि हाँ, 15 हम मतलब क्वेश्चन जो किसी ने पूछा था, और तो मैं वो तो 20। बताऊं, देखो ऐसा होता है, क्या होता है कभी कभी ना, अ, अ, इतना जितना लिखा है वो उतना नहीं है, एक बार उसको फिर चेक कीजिएगा। 15 ग्राम शुगर सर, 20 ग्राम का पाउच है, तो 15 ग्राम चीनी कहाँ से हो सकती है? नॉट, संभव नहीं है ना। बट हाँ, उसमें कुछ मात्रा में हनी है, कुछ एडिड शुगर भी हो सकती है, जैसा एक बार चेक करना एडिड शुगर कितना हाँ है। हाँ ठीक है, मैंने चेक किया था सर। एक्चुअली क्या था ना, मतलब मेरी सर एक बार मनोज सर से भी इस रिगार्डिंग बात हुई थी। उसका ना हम्म, मैं अनम्यूट का ऑप्शन हटाता हूँ, तब अनम्यूट कर सकते कोई भी। उसमें बेसिकली क्या है ना कि या तो प्रिजर्वेटिव ऐड करना होगा आपको, कोई भी लिक्विड को अगर बहुत। नहीं नहीं, मैं बताता हूँ, ये होने के बावजूद भी एडवांटेज क्या है, देखो ऐसा होगा, कुछ एक क्लाइंट ऐसे मिलेंगे जो हेम खाएंगे और वो बोलेंगे हमारी ब्लड शुगर ऊपर चली गई, होंगे ऐसे, होते हैं, बहुत कम, बहुत कम है, लेकिन मेरे पास भी है कि उन्होंने हेम खाई और ब्लड शुगर थोड़ी सी ऊपर चली गई। अब होगा क्या, अगर थोड़ा सा रेगुलर यूज करेंगे ना, इनिशियल 2 4 5 दिन हफ्ते भर में जा सकती है, लेकिन रेगुलर यूज करेंगे ना, इन्फ्लेमेशन लोअर हो जाएगी, और जब इन्फ्लेमेशन लोअर होगी ना, तो एक्चुअली ब्लड शुगर लेवल्स पहले से कम हो जाएंगे, क्योंकि वो इन्फ्लेमेशन को लोअर करेगी बॉडी में। मैंने भी क्या बताया, अगर सेल्स में स्वेलिंग है तो वो उनकी ग्लूकोज अब्जॉर्प्शन पावर कम हो गई ना, इन्फ्लेमेशन है इसका मतलब समथिंग इज स्वेल्ड अप, कुछ तो इन्फ्लेम्ड है। तो अब ये जो है ना आपकी कन्विंसिंग पावर पे है, अगर आप मतलब खुद यूज कर रहे हैं अपने लिए, तो मैं आपको बोलूंगा आप उसको यूज करें, हफ्ते भर में आपकी ब्लड शुगर, वो अगर डायबिटिक है तो ब्लड शुगर लेवल्स जो है ना वो नीचे आ जाएंगे, सबके आते हैं। बट वो पहला एक वीक चैलेंज रहता है, क्योंकि अगर आपके क्लाइंट है तो उस केस में वो इस बात पे क्वेश्चन करेंगे बार बार कि मेरे ब्लड शुगर लेवल ऊपर जा रहे हैं। नहीं तो हेमोहिम पीने से ब्लड शुगर लेवल में गिरावट आती है, अगर इनिशियली में ऊपर जाए तो भी आती है। जी जा सर। सर मेरा भी एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ, सर एक क्लाइंट है मेरे, वो कहते हैं कि उनके कमर के नीचे बिल्कुल पैर तक हमेशा बहुत ज्यादा दर्द होता है, बहुत ज्यादा, ऐसा सुई चुभने जैसा दर्द। और उन्हें हम्म, प्रोस्टेट की भी दिक्कत है। और हम्म, अभी रिसेंटली उनके पैर में छोटे छोटे ऐसे पैचेस जैसे हो गए हैं, छोटे छोटे ब्राउन जैसे स्पॉट्स हो गए। तो हम्म। उन्होंने काफी डॉक्टर्स से कहीं कहीं दिखाया, बट उनको मतलब वही टेम्पररी इलाज कराया, कहीं किसी ने कोई दवा दे दिया तो खा लिया, बट कुछ उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है एग्जैक्टली। तो उन्हें देखो क्या जैसन ने सजेस्ट जवाब भी करना दे दिया चाहिए? लीवर, हाँ जैसन ने जवाब भी दे दिया लीवर प्रॉब्लम हाँ, है। लीवर प्रॉब्लम। तो मैम अगर देखो इसको ऐसे देखो, अगर मैं आपको बोलूं जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है वो चल रहा है, अगर ये प्रॉब्लम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो क्या क्या चीजों में डेफिशिएंट हो सकते हैं, चलो देखते हैं ना। हाँ। पहले तो आप देखोगे वेट कितना है, सबसे पहले। ठीक है, हम्म। दूसरी चीज आप देखोगे कि क्या क्या चीजों में डेफिशिएंट हो सकते हैं, और फिर कुछ कुछ जो है कुछ डेफिशिएंसी तो ब्लड टेस्ट में आ जाएंगी, ब्लड टेस्ट करने से ही आ जाएंगी ना, उनको एड्रेस करोगे, ओमेगा 3 को एड्रेस करोगे, और सबसे बड़ी चीज इंसुलिन फास्टिंग देखोगे। आपने इंसुलिन फास्टिंग के लेवल्स कम करा दे, दर्द गायब हो सकता है। ठीक है सर, मैं उनको बोलूंगी कि टेस्ट करा के, और मैं एक बार रिपोर्ट भेजूंगी मैं आपको। हाँ, बस दर्द गायब हो सकता है इंसुलिन फास्टिंग के लेवल्स अगर गिरवा दिया। और इंसुलिन फास्टिंग गिराने के लिए क्या करना पड़ता है आपको पता है? हाँ बताओ, सर। नहीं सर। सर रोटी क्या छुड़वाना करना होगा, पड़ता चावल छुड़वाना होगा। है? रोटी चावल डाइट आउट, लाइफस्टाइल चीनी चेंज करना आउट। होगा, इंसुलिन फास्टिंग गिर जाती है थोड़े टाइम में। बिल्कुल डाइट सर। और लाइफस्टाइल बदलना होगा, गिर जाएगी। बिल्कुल सर। अब डाइट और लाइफस्टाइल में क्या है, इनिशियली जो है मिलेट्स कराने की कोशिश करो कि मिलेट पे आ जाए पहले। हम्म।
फेजेस में करने की और कोशिश सर करो, एक बाकी और करो। क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है जो मैं काफी हम्म, ऑब्जर्व कर रही हूँ। जैसे लोग ये कहते हैं कि अगर स्पाइरुलिना में इतने विटामिन्स और मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स हैं, तो अगर हम डेली जो अपना डाइट है उसमें साग सब्जी अगर नहीं खा पाते, अगर वो ना खा के सिर्फ स्पाइरुलिना 2 बार खाएं, तो क्या हमारे लिए सफिशिएंट न्यूट्रिशन मिलेगा न, हमें? सबसे नंबर में मैम सप्लीमेंट है, सप्लीमेंट एक्स्ट्रा मार्कशीट। ये सर सप्लीमेंट बिल्कुल, मांगते हैं ना, नाम ही जरा एग्जाम देने सप्लीमेंट जाते है, हैं। नाम हाँ ही सप्लीमेंट है। हाँ, ना भी सप्लीमेंट है ना। हाँ सर। सप्लीमेंट और कैन एक नेवर और रिप्लेस चीज फूड। है, बिल्कुल सर, आपने एक वर्ड में जवाब दे दिया। और एक हम्म और चीज है जो मैं रिसेंटली, मैं ऐसे मार्केट में थोड़ा रिसर्च और फीडबैक काइंड ऑफ हम्म मोटिव से गई थी। मैं अपने बच्चे का वैक्सीनेशन कराने गई थी, तो मैंने हम्म पीडियाट्रिशियन से बात बात में ही पूछा कि आपका क्या सजेशन है सप्लीमेंट्स के ऊपर, आप सप्लीमेंट्स को कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं, या क्या सजेस्ट करते हैं कि जैसे ओमेगा 3 हमें लेना चाहिए कि नहीं, या क्या रोल प्ले करता है। तो उन्होंने बताया कि, मतलब उन्होंने क्या कहा ऐसा कि सप्लीमेंट्स, मुझे नहीं पता कि हमारा बॉडी जो मैन मेड सप्लीमेंट्स है जो हम बनाते हैं वो हमारा बॉडी एब्जॉर्ब कर पाता भी है कि नहीं, ये मैं नहीं कह सकती या नहीं कह सकता। तो जो हमारे फूड से ओमेगा 3 मिलता है वो तो आप बिल्कुल खाएं, लेकिन सप्लीमेंट्स वो एब्जॉर्ब कर भी पाता है कि नहीं बॉडी, ये आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। तो सर ऐसा क्यों है, ऐसा हाँ, डॉक्टर्स तो क्यों उसने नॉट कहते हैं? श्योर ही तो बोला है उसने, ये तो बोला, ये थोड़ा ना बोला कि करता ही नहीं है। सर तो कोई ऐसा कोई मेथड है जिससे हम प्रूफ बता सके किसी को कि हाँ हाँ, बॉडी जैसे अब्जॉर्ब आप करता है? ओमेगा 3 है, मैं सपोज करो ओमेगा 3 है, तो आप ओमेगा हम्म, 3 जो है उसका इंडेक्स का टेस्ट होता है, आप ओमेगा 3 का टेस्ट करवाएं, ओमेगा 3 खाएं और दोबारा ओमेगा 3 का टेस्ट करवा के देख लें। अब विटामिन डी की बिल्कुल। सप्लीमेंटेशन करें, पहले टेस्ट कराएं, फिर विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन करें, फिर दोबारा जो है उसको जाके चेक करा के देख लें। ऐसे ही बी यस सर, ट्वेल्व है। बिल्कुल। थैंक यू सर। और और ये एक और क्वेश्चन सर, फ्लैक्स सीड्स, जैसे आपने बताया कि फ्लैक्स सीड्स खाने से ओमेगा 3 का वो परसेंटेज हाई नहीं होता, तो अगर कोई मैं बोल नहीं रहा, बंदा। देखो मैं बताता हूँ, इसको ना थोड़ा रिफ्रेश कर देते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा हाई नहीं हो रहा, मैं ये बोल रहा हूँ जो हमें डिजायर्ड रिजल्ट है ना वो जरा मुश्किल मिलेगा, ओके ओके है ओके, ना, थैंक मुश्किल यू सर। मिलता है ना। ओके। हाँ जी, हाँ सर, मैं क्या कह रहे थे चाहूंगा आप? मैं चाहूंगा ये ना, इनको क्या कहते हैं, मुझे को होस्ट बनाओ हर्ष। एक्चुअली मेरा लाइट चला गया था मैं जहां था। मैं ये बोलना चाह रहा था ना, 2015 से पहले ना जो लोग डॉक्टर बने हैं ना, वहां हाँ न्यूट्रिशन सर। की पढ़ाई ही नहीं होती थी। तो बिल्कुल सर। 15 के बाद वाले डॉक्टर्स ना आ जाएंगे, आ रहे हैं, अब डॉक्टर्स भी लिख रहे हैं न्यूट्रिशन की, कोई बात नहीं। और मैं पहले ही बोला ना कि हम लोग, और मतलब उस पे ना जाए इल पेशेंट, हम लोग तो हेल्थी को देखे ना, उनके लिए तो कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं सर। वो आज बड़ा मजा आया, उनके आज मैं ना कुछ काम से गया हुआ था सर, मैं आज कुछ काम से एक जगह गया हुआ था, तो मेरे साथ में एक सरदार जी बैठे थे, और वो वहां बैठे हुए 3-4 लोगों को बता रहे थे, आपको पता है अगर खून पतला रखना हो ना, यही बता रहे थे किसी को, वो 2-3 लोग साथ में ग्रुप बना के बैठे हुए, तो मैं सिर्फ उनकी कॉन्वर्सेशन सुन रहा था। तो सरदार जी बता रहे थे अगर खून पतला रखना हो ना, बस एक ही काम करना है। तो मेरे कान खड़े हो गए, यार क्या क्या बता रहे हैं खून पतला करने के लिए। तो वो कहते हैं जी आपको ना लहसुन, अदरक और शहद, इसका एक मिक्सचर बनाना है और इसका रोज 1 चम्मच खा लेना है, लहसुन अदरक और शहद का, और खून पतला रहेगा। तो मेरा मन किया, मैंने इंटरप्ट नहीं किया क्योंकि मैं अपने काम से गया हुआ था, लेकिन मैंने सुना, लेकिन मेरा मन किया खून पतला करना क्यों है, अगर खाना ही ठीक खाओगे तो खून तो पतला ही रहेगा। कि अगर आप खाना ही गलत खाई जा रहे हो, तो और फिर वो खून पतला करने के लिए कोई दवाई बना रहे हो अपनी आयुर्वेदिक, तो खून वो के लॉजिक क्या है फिर उसका, मतलब पहले आप मोटा कर रहे हो फिर पतला करने की दवाई बना के खा रहे हो आयुर्वेदिक। और दूसरी चीज ये, मैं किसी को जानता हूँ जो पिछले 10 साल से ये कर रहे हैं ऑलरेडी, और उनकी तबीयत 10 साल से आज भी खराब है। उनकी एक परमानेंट कंप्लेंट है, वो मेरे कहना नहीं मानते वो मेरा, उनकी परमानेंट कंप्लेंट है कि मैं हम दिन भर थका हुआ रहता हूँ, और मेरा काम करने का मन नहीं करता, मेरा मन करता है मैं घर ही बैठा रहूँ, बाहर ना निकलूं। थकावट फील होती है, बॉडी एक फील करती है, डिप्रेशन सा रहता है हल्का, जैसे डिप्रेशन नहीं रहता लेकिन मन नहीं करता कुछ करने का। और वो 10 साल से ये अदरक लहसुन और शहद की दवाई 1 चम्मच रोज खा रहे हैं।
मैंने उनसे पूछा आप खाने में सुबह क्या खाते हो? बोला 3 पराठे खाता हूँ, गोभी के और आलू के, रोज, या गोभी का या आलू का। तो अब अदरक और लहसुन और शहद क्या करेगा मुझे बताओ? सही बात है। मैं चाहूंगा कुछ भी नहीं विनीत जी करेगा। पूछ के अनम्यूट करें। विनीत जी का सर हम्म। क्वेश्चन है, कुछ ले लेते हैं क्वेश्चन। विनीत जी, हैंड रेज किया है आपने, विनीत जी 3 लोग किया है। हेलो। महतो जी। हाँ, गुड इवनिंग हाँ, सर। हाँ जी, हाँ, गुड इवनिंग सर, आवाज आ रही है मेरी? आ रही आ रही बिल्कुल है। जी। हाँ सर, मुझे ना आज एक लेडीज का फोन आया था एम से। उनका हम्म क्वेश्चन ये था, उनके ना हस्बैंड के ब्रेन में ट्यूमर था कैंसर का, हम्म तो वो ऑपरेट हो चुका है, तो क्या उसके लिए हीमोहिम लेना चाहिए और वो कैसे फायदा करेगा? बिल्कुल लेना चाहिए, बहुत फायदा करेगा, उनको बचा के रखेगा। और उसके अलावा और क्या ले सकते हैं वो? देखो, अभी उनको सुनो रेडिएशन और कीमो का बताना सुनो, है डॉक्टर ने ना। अच्छा, एक ब्रेन के अंदर कहीं पे ट्यूमर हुआ, किसी ने निकाल दी, हाँ जी, हाँ जी। बहुत बढ़िया बात है, ऐसे ही हाँ होना जी, चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन ब्रेन के अंदर ट्यूमर क्या पूछ के बना? पूछा पहले कि मैं ब्रेन के अंदर ट्यूमर बना दूं? सही किसी ने बात है पूछा? जी। बॉडी ने पूछा? हाँ जी सर। तो नहीं बॉडी सर। दोबारा पूछेगी? नहीं सर। कभी पूछे दोबारा तो नहीं पूछेगी। आपने तो सिर्फ ट्यूमर को बाहर निकाला है ना, हाँ जी, हाँ जी। आपने उस प्रॉब्लम को हल कर दिया। हाँ जी, हाँ जी। अब एक बार हुई है तो क्या क्या चांसेस है रिपीट, बॉडी दोबारा नहीं करेगी? बॉडी की तो नेचर हो गई अब, बॉडी की नेचर में हाँ ट्यूमरस जी, हाँ ग्रोथ जी। करने की ना, हाँ जी, हाँ जी। है ना नेचर। पॉइंट हाँ समझे जी, आप? वो तो है ही। तो दोबारा नहीं हो उसके लिए कुछ तो एक्शन लो। अगर घर देखो, अगर आपने जीवन शैली में बदलाव नहीं किया, फूड हैबिट्स में बदलाव नहीं किया, हाँ जी, हाँ जी। सप्लीमेंटेशन में बदलाव नहीं किया, तो हाँ जी, हाँ जी। यही चीजें तो गारंटी करेंगी कि आप लंबे समय तक सेहतमंद रहें। हाँ जी, हाँ जी। वही तो बहुत फायदा देगा। इसके अलावा सर और क्या दे सकते हैं उनको, हेमाहिम के अलावा? देखो, आपको कभी फिंसी निकली है? फिंसी फिंसी समझते हैं? हाँ जी, हाँ जी, निकली है जी। तो जब एक निकली थी आपने क्या किया? सर जब वो पक गई तो उसको हमने फोड़ दिया। फोड़ दिया। फिर दूसरी निकली? हाँ जी। दूसरी क्यों निकली? आपने तो पहले हटा दी थी। हाँ, तो वो नेचर है सर उसका। नेचर है ना, बॉडी के अंदर कुछ प्रेजेंट है जो फिंसी बना रहा है। हाँ हाँ हाँ। हाँ जी, हाँ जी। वो जो प्रेजेंट है उसको हटाओगे ना, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, बस। उसको मैं जड़ किसी को से जानता खत्म हूँ, करेंगे। यहाँ पे हाँ उत्तम जी, नगर में रहते हैं दिल्ली में, वो लेडी को हाँ जी। ब्रेस्ट कैंसर हुआ। हाँ जी। वो गई और उसने ब्रेस्ट कैंसर का ऑपरेशन करवा के एक ब्रेस्ट कटवा दी। ठीक ठीक। फिर उनका स्कैन हुआ और उनको रिपोर्ट आ गई, अब ये कैंसर फ्री है। और वो घर आई, वो ठीक उन्होंने ठीक। बहुत बड़ी पार्टी रखी, लोग आए पार्टी में, उसके बाद एक बहुत बड़ी पूजा रखी और खूब पैसे खर्चे पूजा के ऊपर, 200-300 लोगों को खाना खिलाया। और पॉइंट ये ठीक। था, मेरे को भगवान को थैंक यू बोलना है मुझे कैंसर फ्री करने। हाँ जी। क्या 6 महीने के बाद हाँ वो जी। फिर कैंसर से मर गई? लो, आप बताओ, सर मैंने तो बहुत केस देखे हैं कैंसर के ना। तो क्या गलती करी उन्होंने? हाँ, खान भाई वो खान खान पीन पान उन्होंने जीवन फिर शैली वैसे में ही चालू बदलाव कर नहीं दिया। किया। हाँ, बदलाव जीवन नहीं किया शैली। उन्होंने खान पीन में। उन्होंने कहा जो मैं खाना ठीक हूँ। खाते, मेरे गुरुजी हमेशा एक बात बोलते हैं, जो हम्म खाना खाते खाते आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हो, उस हम्म। प्रॉब्लम को हल करके अगर आपने वही खाना खाया तो दोबारा से फंसो। हाँ जी, हाँ जी। बस, तो इसलिए हेमो हेमो उनके बहुत काम आएगी। लेकिन ये याद रखना, हाँ हेमो जी, हेम सप्लीमेंट है, फूड नहीं। हाँ, हाँ जी। खाना हाँ कुछ जी। पहला बदलाव खाना, हाँ हाँ हाँ। फिर सप्लीमेंट का नंबर आएगा और फिर जड़ी बूटी का नंबर आएगा। अब सर जैसे किसी पेशेंट के बैक में पेन रहता है, बेल्ट लगा रखी है, उसके लिए क्या किया जाए? सर गेहूं छुड़वा दो खाना इमीडिएटली। हाँ जी। गेहूं गेहूं। छुड़वा दो। गेहूं? हाँ, गेहूं के लिए तो मैंने मना किया है। सबसे पहले वही विटामिन डी B12 चेक करवाओ। ठीक ठीक ठीक। B12 फिर तो जैसे, ले रहे हैं। हाँ जी बताएं, बताएं। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं किन्हीं का। विटामिन डी, B12, Omega 3, 3 चीजें चाहिए। ठीक ठीक ठीक। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके जी, वेलकम वेलकम। नियेश्वर जी बाय। अनम्यूट करें फटाफट। इसलिए करें क्योंकि आज जो है ना, हम लोगों को वाइंड ओके। अप करना होगा, क्योंकि कल हम लोगों का सेमिनार भी है, नहीं नीरज सर?
आ जाओ, थैंक जिसको यू सर। जिसको आना है, कल मिलेंगे गाजियाबाद में। थैंक यू सर, मुझे बोलने के लिए मौका दिया आपने। सर, अर्थराइटिस की पेशेंट को हमें क्या सजेस्ट करना चाहिए सर? एक अंकल मिले थे मुझे, लगभग वो विटामिन डी चेक करा 50। लिया? जी सर। विटामिन डी चेक कराया? नो सर, ऐसा मतलब उनका जो आयुर्वेदिक जो है वो दवा चल रहा है, उसके बाद फिर आराम नहीं हो रहा है। देखो मैंने क्या बोला अभी आपको, नंबर 1 पे फूड, नंबर 2 पे सप्लीमेंट, नंबर 3 पे आयुर्वेदिक दवा आएगी। जी जी आपके लिस्ट में आयुर्वेदिक दवा नंबर 1 पे आ गई ना? जी जी। यस हम्म। सर। नीरज सर, हाँ जी। मैं रिपोर्ट भेजा हूँ आपको, देख लीजिएगा। पूरा होल बॉडी ठीक है। टेस्ट भेजा हूँ। अच्छा, पहले इन भाई को पहले समझा देना। देखिए, सेवन आपने जैसे ये प्रॉब्लम को एक्सप्लेन किया, आपका जो सोल्यूशन है उसमें नंबर 1 पे आयुर्वेदिक दवा आई है। जी जी और मैंने क्या बोला, नंबर 1 पे पहले खाना आएगा, जी। नंबर 2 पे सप्लीमेंट आएगा। शरीर में कौन सी कमी है, D B12 ओमेगा 3, क्या कमी है? ओके ओके सर। नंबर 3 पे दवा का आयुर्वेदिक दवा आयुर्वेद आएगा। ओके ओके सर। पहले 2 चीजों को तो हल करो। जी जी ठीक है। जी। ठीक है, ओके सर। महतो जी ने हैंड रेज किया हुआ है। महतो जी, अपना क्वेश्चन पूछिए प्लीज। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड जी। इवनिंग। एक रिलेटिव उनको ब्रेन स्ट्रोक हो गया था। महतो जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप प्लीज माइक के पास आके बोलिए। आवाज नहीं आ रही है मैम? आ हाँ गई, जी, आ गई। अब आ रही है। सर मैं बोल रहा था, मेरी एक रिलेटिव है, हम्म उनको ब्रेन स्ट्रोक हो गया था। तो हम्म अभी उनका जो है पैर और हाथ सब, कमर से नीचे काफी दर्द रहता है। उनकी उम्र 68 ईयर है सर। तो वो उनके हम्म। लड़के अभी ज्वाइन है हम लोगों के साथ, विनोद कुमार के नाम से। जी जी। तो वो पूछ रहे थे मुझे कि ओमेगा 3 दे सकते हैं क्या मम्मी को? दे तो सकते सर नहीं, देनी ही चाहिए, बहुत फायदा करेगी, और बहुत फायदा ओमेगा 3 करेगी। के और साथ और क्या दे सकते हैं सर? ओमेगा 3 हेमोहेम, और न्यू अपना, वेट कितना है? वेट तो सर, विनोद जी सुन रहे हैं क्या? हाँ यस सर। वजन ज्यादा है क्या? हाँ सर को थोड़ा बताइए सर, ये उनका बेटा। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। मम्मी का वेट 55 से पानी दे 56 नानी होगा। को। 55 होगा। 50 होगा। 50। अच्छा ठीक है, तो बहुत ज्यादा ओवरवेट नहीं है, ओवरवेट विनीत तो जी नहीं का कुछ भी। अनम्यूट म्यूट कर दीजिए। सर मैं तो जी सबसे पहले बताया ना, सबसे पहले खाना की तरफ देखना पड़ेगा, खाना पहले देखना। और जो है ना, थोड़ा हाई, क्योंकि वेट जो है बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा, तो कम से कम गेहूं चावल छोड़ के मिलेट पे आए। मिलेट मतलब बिल्कुल कार्ब छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वेट ज्यादा नहीं है। वो चल फिर नहीं पाती है सर, बिल्कुल हाँ चल फिर नहीं पाती है, और घुटने में बहुत दर्द बताती है, और एक पैर से वो काम, मतलब एक हाँ तरफ सर, वो थोड़ा यूज नहीं कर उस पे ले आए पाती ना, है। व्हाट्सएप पे या उस पे ले आना, फिर करेंगे। इस प्लेटफॉर्म पे तो बहुत सारी चीजें मैं नहीं बोल सकता ना। सर मैं उसकी रिपोर्ट व्हाट्सएप करूंगा आपको। हाँ व्हाट्सएप करना, फिर वहाँ बात करेंगे। यहाँ समझाना ही मुश्किल है ना, और लोग फिर इसी में पूरा टाइम चला जाएगा। करना बाकी। ठीक है। सप्लीमेंट क्या दे सकते हो, ओमेगा 3 यूज बहुत, ओमेगा 3 बहुत फायदा देगा, हेमोहिम तो बहुत ही ज्यादा फायदा देगा, बहुत ही ज्यादा। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सर। वेरी मच सर। नेक्स्ट साक्षी मैम ने हैंड रेज किया हुआ है। साक्षी मैम, अपना क्वेश्चन पूछिए प्लीज। हेलो। हाँ साक्षी मैम। हाँ सर, मुझे वो पूछना था कि मुझे तो ऐसा कोई हेल्थ इश्यू है नहीं, खाली मतलब बहुत साल से मुझे पिगमेंटेशन है और एक पेट डेली साफ नहीं होता है। तो मैं तो बहुत सारे डॉक्टर क्रीम वगैरह यूज किया है, पर वो नहीं जा रहा है। तो फिर मेरे मैम, में पेट ना B12 साफ की। हो पिगमेंटेशन कैसे जाएगा? क्यों नीरज हम्म। सर, पेट ना नहीं साफ हो जाएगा। पिगमेंटेशन जाएगा कैसे?
हाँ, लेकिन वो मुझे बचपन से ही है, ऐसे नहीं, मतलब मेडिसिन लेती हूँ तभी हो ठीक है, बाद में बाकी तो कोई हेल्थ इशू नहीं है। और B12 की गोली मुझे डॉक्टर ने भी दी थी, विटामिन C भी दी थी, मैंने ली, लेकिन वो थोड़े दिन जाता है फिर से आता है। तो फिर हाँ मुझे मैम कौन सा देखिए ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, या कोई चेकअप? मैंने अभी तक मतलब ऐसा चेकअप तो नहीं किया है कभी ब्लड का। आप एक चीज नोटिस करो मैम, देखो एक चीज मैं बताता हूँ आपको इंटरेस्टिंग। हम्म। सब आपको भी इंक्लूडिंग बाकी सब भी, जब कोई प्रॉब्लम आती है ना, सब दवा ढूंढ रहे हैं कि मेरे को कुछ हम्म। प्रोडक्ट बताओ। आप भी वही ढूंढ रहे हो ना, प्रोडक्ट बताओ, या तो खाने का या सप्लीमेंट का या लगाने हाँ, का, जैसे दो ही अभी मुझे स्किन पे प्रॉब्लम आया तो मैं स्किन के डॉक्टर को गई, तो उन्होंने तो है ना। ट्यूब, हाँ विटामिन मैं समझ C गया, वही सब लेकिन आप दिया। हमसे भी, आप देखो आप क्या पूछ रहे हो, आप हमसे पूछ रहे हो कि मुझे कुछ बताओ मैं क्या करूं, मैंने ये ट्रीटमेंट कराए हैं। मैम खाने की तरफ पहले हाँ। देखो, हाँ, तो खाने क्या में खा रहे मतलब हो। घर पे तो ग्रीन भाजी वगैरह रहता है, ऐसे में तो बाहर का तो हम लोग कुछ खाते ही नहीं है। जैसे आप मैम बोल रहे हो अभी मैंने समझाया आलसी, था, सबसे बड़ा दुश्मन गेहूं की रोटी। तो वो तो दोनों टाइम होती है ना घर में। हाँ तो इसीलिए तो पिगमेंटेशन जा नहीं रही है। लेकिन साथ में हम लोग ग्रीन सब्जी, सलाद, वो तो क्या आप फर्क पड़ता आलसी है बिलसी वो भी खाते हैं। मैम, आपको ना सुनो, चांसेस है आपको वीट का इंटॉलरेंस हो सकता है। अच्छा, वो मैंने कभी सोचा नहीं। हाँ पर तभी ज्यादा तो राइस खाते हैं हम खाने की लोग, तरफ देखना है, महाराष्ट्र है पहले ना, तो खाने की। हमारे में राइस ज्यादा होता है। हाँ पहले खाने की तरफ देखो, हमेशा खाने की तरफ देखो। कोई प्रॉब्लम को भी रिजॉल्व करना है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को भी रिजॉल्व करना है, स्किन पिगमेंटेशन को रिजॉल्व करना है, पहले अपने या किसी दूसरे के खाने की तरफ देखो। अच्छा, जो चीज मैं रोज कर रही हूँ, आप समझो, खाना ही है हम्म। तो खाना एक ऐसी चीज है जो आपका कंसिस्टेंट है ना, रोज खा रहे हो ना आप। हम्म। तो ये भी तो देखो कि ये मेरे हाँ, पिगमेंटेशन मेरे कुछ खाने की वजह से है। पर डॉक्टर बोलते हैं कि क्या पिगमेंट नहीं ये मैंने अभी आपको क्या प्रेगनेंसी में समझाया हुआ मैम, था। सुनो, मैं समझ गया, लेकिन डॉक्टर नंबर तीसरे पे है। खाना, हाँ। सप्लीमेंट, फिर दवाई। हम्म। जो चीज खाने से ठीक है। रिजॉल्व हो जाएगी, छुट्टी उसकी वहीं पे ही। जो खाने से रिजॉल्व नहीं होगी, खाने और सप्लीमेंट से रिजॉल्व होगी, वहां रिजॉल्व होगी, छुट्टी। हाँ, फिर सप्लीमेंट में खाने से जैसे भी रिजॉल्व B12 नहीं मैंने होगी, लिया सप्लीमेंट है, से भी, तो अभी डॉक्टर अभी से कौन सी रिजॉल्व करा। सप्लीमेंट लूं? हाँ सप्लीमेंट नहीं, पहले खाना देखो, और मैं आपको बता रहा हूँ, ओके। फास्टिंग चेक हाँ। कराओ, ब्लड टेस्ट है, इंसुलिन फास्टिंग इंसुलिन फास्टिंग, हाँ। चेक कराओ। इंसुलिन की मात्रा जब मिल जाए तो मुझे फोन कर, ओके। ठीक है। और इंसुलिन किससे किससे ऊपर बढ़ता है, चावल और गेहूं से, हाँ। ठीक है। अपने जीवन से अगर आपने कुछ भी सप्लीमेंटेशन करनी है, कुछ भी ट्रीटमेंट करना है डॉक्टर से, ये दो चीजों को हटा दो जीवन से, फिर ट्रीटमेंट करो, देखो वो ट्रीटमेंट ठीक होगा। आपका तो वेट कितना चावल है, गेहूं हटाएंगे फिर खाएंगे, खाने में सुनो क्या सुनो, लेना आपका है, वेट कितना ज्वारी है, वेट बाजरी? कितना है, ओवर वेट हो या नॉर्मल वेट हो या अंडर वेट। मेरा हम्म 50 के आसपास बराबर हो, कोई बात नहीं, फिर मतलब आपको ऐसे एक तरह बता, ओवर। फिर वो खाओ ना, मिलेट्स खाओ। ओके। मिलेट जैसे खाओ, मेरा सुबह गेहूं चावल रोटी को हटा के होती देखो, है। एलिमिनेट करो। अच्छा, ठीक है। हाँ थैंक यू मिलेट सर। हटा, देखो ऐसा होता है, अगर आपको हाँ। अपने शरीर से नए रिजल्ट चाहिए ना, आप कुछ दूसरी चीज खा के देखो ना। अभी तो फिलहाल वही किया है, मतलब जहाँ मैं 2 रोटी खाती वहां एक, लेकिन सब्जी ज्यादा लेती हूँ। हाँ लेकिन मॉडरेशन से काम नहीं होता, आप समझो। बॉडी जो है ना, मॉडरेशन से काम नहीं करेगी, रिस्ट्रिक्शन से काम करेगी। फिर देखो, अगर मेरे को एक चीज का एलर्जी है, तो क्या वो चीज कम खाने से एलर्जी हट जाएगी। नहीं, थोड़ी नहीं कम हो हटेगी ना। जाएगी। तो ऐसे ही अगर मेरे को एक चीज का इंटॉलरेंस हो रहा है, तो वो चीज कम खाने से इंटॉलरेंस नहीं जाएगा ना, वो चीज को हटाने से जाएगा। अच्छा, मैं 1 मंथ रोटी और चावल बंद करके देखो, करके देखती हूँ। एक महीना, हाँ, ठीक एक महीना रोटी चावल हटा के मिलेट डाल लो, मिलेट पे आ जाओ, है। अच्छा। ठीक है। फिर साथ में हेमोहिम लो, साथ में ओमेगा 3 लो, साथ में मिल्क टिसल लो या स्पिरुलिना लो, या साथ क्या बोलते हैं, साथ में ग्रीन स्मूदी लो।
हरे रंग की स्मूदी लो, कोई अच्छी धनिया पुदीने की चटनी खाओ और फिर 1 महीना देखो, या फिर हाँ। वो लो, क्या बोलते हैं अपना, पोमोग्रेनेट जेली लो। हम्म। लेकिन ठीक फूड है। को बदलने के बाद, हम्म। सुनील जी ने पूछा सर मिलेट क्या होता आज है, का तो सेशन यही रखें नीरज सर, क्योंकि अभी हाँ, कल सुबह हम लोगों को फिर कल जल्दी सुबह हमारा, निकलना है। हाँ कल सुबह आ जाओ, जिसको जिसको गाजियाबाद आना है वहीं मिलेंगे। हाँ सर एक गाजियाबाद में मिलेंगे एक लास्ट क्वेश्चन है, नीता जी है, तो नीता बस उनको ले लीजिए। प्लीज। नीता जी पूछिए। हाँ हाँ हेलो सर, मैं महेश बंसोड़ नीता जी का husband बात कर रहा हूँ। बताइए। सर ये विनीत जी को पहले म्यूट कीजिए। हाँ हेलो सर, हम्म, मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है, आ रही है। मेरा एक सवाल था, मैं नीता मैम का हस्बैंड बात कर रहा हूँ सर। हम्म, हमारे गांव में एक लड़का है जो जिसकी उम्र लगभग 25 या 26 साल का आसपास है। उसको वो बहुत शराब पीता था, शादी होने की है, शराब बहुत पीता था। अभी उसकी वजह से हम्म, उसके लिवर डैमेज हो गए। अभी वो हम्म, हॉस्पिटल में है। पहले तो हम्म, वो प्राइवेट में था, अभी तो खैरात हॉस्पिटल में उसको एडमिट कर दिया है। और वो सिर्फ हम्म, सलाइन के भरोसे अभी ये है, जीवित है। लोग देखने को गए थे आज, तो उन्होंने बताया कि उसकी जो तबीयत है, उसकी तो कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। अगर हम्म। उसको हिमोनियम दिया, कितने % फायदा हो सकता है उसका, या जान बच सकती है उसकी? मैं नहीं बोल सकता। जाओ सर, आप जवाब दो। क्या सर? सर अच्छा, वहाँ जहाँ क्रिटिकल है वहां हम कैसे कर सकते हैं सर? वो तो डॉक्टर जो बोलेगा वही चलेगा ना। हाँ वो तो बराबर है सर, लेकिन अगर अपन ने उसको हिमोनियम अगर दिया नहीं तो एक्चुअली क्या यहाँ पे हम लोग रहेगा? कुछ नहीं, एक्चुअली पता है हम लोगों का एक जानते हैं सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? वी आर नॉट डॉक्टर्स, हम ये समझें। सर ये डॉक्टर नहीं। इंडस्ट्री जो है ना, बात हम लोग डॉक्टर नहीं है, प्लीज डॉक्टर बनने की हमें कोशिश भी नहीं करना है। नहीं बराबर हमें है। हमें पता है क्या करना है, हम कहाँ पहुंच जाते हैं। और ऐसा हम क्यों करते हैं पता है? ऐसा हम इसलिए करते हैं कि वो एक इजी फील्ड है, कि आप वो एक आदमी परेशान है, वो उसको आप जो बोलोगे वो ले लेगा। आप ना कोशिश करें, हमेशा कोशिश करें ना हेल्दी लोगों से डील करें, पहला। दूसरा, जब कोई क्रिटिकल केस आता है ना, वहां पे हम हेल्पलेस हैं। हम यहाँ जो सेशन कर रहे हैं ना, देखिए एक चीज समझे, ना मैं डॉक्टर हूँ ना नीरज वाधवा सर डॉक्टर हैं। हम ऑनलाइन सेशन पे, आप पता है आपको, हम ऑनलाइन सेशन पे कैसे ये बोल सकते हैं? बताओ, आप चीज बताओ। क्योंकि हम लोग हेल्प करें हेल्दी लोगों का। बिल्कुल पता है उससे ट्रबल में हमारी कंपनी भी आएगी कल को। तो हाँ कहीं ना सर। कहीं आप भी बोलना। हाँ, हम लोगों को हेल्दी लोगों को दे ना, ओमेगा 3 हेल्दी को खिलाएं। फूड सप्लीमेंट्स है, ठीक है। हाँ अगर उनका डॉक्टर अलाउ करता है ना, उनको बताएं, उनको सारा मटेरियल दें, उनका डॉक्टर को आप एजुकेट करें, उनके डॉक्टर को आप हेल्प कराएं। मटेरियल जो है कंपनी के साइट पे है वो दें। अगर उनका डॉक्टर अलाउ आपने करता है तो आप आपने दे ऐसे सकते हैं। केस में, हाँ, हाँ, आपने ऐसे केस अदरवाइज में उनका हिम्मत डॉक्टर देना है, अलाउ नहीं करेगा बहुत ना, फायदा तो मिलेगा हम नहीं उसको। कर सकते बिल्कुल। हाँ, लेकिन हम बिना डॉक्टर के उनको परमिशन के बहुत नहीं दे फायदा सकते। होगा ओमेगा हिमोहिम से, बट उनके ऐसी परिस्थिति में वो डॉक्टर की अप्रूवल से हो। जी जी जी। ठीक है सर, एक चीज थैंक और यू। समझे, जानते थैंक हैं हम यू। लोग एक चीज और समझे कि डॉक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। जी वो जी जो जी। हैंडल करते हैं ना, वो हम सोच भी नहीं सकते हैं। सोचो ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, बहुत कुछ वो हैंडल करते हैं। हमें ना हेल्दी लोगों के साथ डील करना है, क्योंकि अगर आप गौर करोगे ना, तो करोड़ों लोग हेल्दी हैं और सबको हिमोहिम चाहिए, और वहां आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ना कंपनी ट्रबल में जाएगी, ना हम और वाधवा सर ट्रबल में जाएंगे। क्योंकि आप सोचो, हम आपको एजुकेट करने के लिए आते हैं, हम डॉक्टर थोड़ी ना है। मैं ये नहीं रिक्वेस्ट करूंगा, क्रिटिकल पेशेंट को ना उनके डॉक्टर्स के सलाह से दे। अगर उनका डॉक्टर बोल रहा है देने के लिए दे, उनका डॉक्टर नहीं बोल रहा है तो रोक दे, फिर नहीं दे। ठीक है ना? चलो सर। थैंक यू सर। चलो सर, वेलकम सर। थैंक यू सो मच नीरज सर, आज का सेशन बहुत इंफॉर्मेटिव था। थैंक यू सो मच कि आपने हमारे लिए अपना इम्पोर्टेंट टाइम निकाला। थैंक यू। गुड नाइट एवरीवन। टेक केयर। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड गुड नाइट नाइट। एवरी सर। मीटिंग मीटिंग गुड बंद नाइट। कर दूं? हाँ हाँ।